हर हर महादेव। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द काशिक लैन पर। अक्सर लोग कहते हैं इंडिया में दो ही चीज़ें चलती है, वो है बॉलीवुड और क्रिकेट। एक चलचित्र में एक महानुभाव ने कहा है कि जब तक इंडिया में सिनेमा रहेगा तब तक लोग पागल बनते रहेंगे। और क्रिकेट के बारे में तो आप क्या ही कहें। सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देश में है जिसकी कैपेसिटी 1,30,000। और जब इंडिया टीम ब्लू खेलती है तो सारे लोग हवन करने लग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं इंडिया को जिताने के लिए। तो इसी पे हम बात करेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपके वर्ल्ड कप। अगर मैं आपको कहता कि आज से 1.5 महीने पहले की एक ऐसी टीम है जो अपने सारे लीग मैचेस जीत रही है, टॉप स्कोरर उस टीम का है, टॉप विकेट टेकर उस टीम का है, सबसे ज़्यादा एवरेज से एक प्लेयर रन बना रहा है उस टीम का, तो आप कहते शायद वही वर्ल्ड चैम्पियन बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी ही दुख वाली खबर है। हमें बहुत दुख हुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। तो इसी पर हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो आउटलुक में एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, आईएमसी से पढ़े हुए हैं, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एक इंस्टीट्यूट है मास कम्युनिकेशन के लिए। और तो हम स्वागत करते हैं बिना किसी देरी से जगदीश यादव। राम राम भाई। राम राम भाई, नमस्कार सभी को। तो भाई कैसा काम चल रहा है फिर आपका? बढ़िया चल रहा है जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी कृपा है। भगवान की कृपा है, हमारी तो क्या है। तो आपको मज़ा आ रहा है काम करने में? बढ़िया जी, सब अच्छा लग रहा है। शुरू अभी तो क्रिकेट सीज़न गुजरा है, काफ़ी अच्छा काम रहा है। आपने वो एशियन गेम्स भी कवर किए थे? जी, एशियन गेम्स भी कवर किए थे अभी। मैं और जगदीश तब आईएमसी में बातें करते थे तो जगदीश कहता था कभी आना, ये भाई लक्ष्मी नगर से हैं, तो कहता था मैं 200 मीटर लंबे छक्के मारता हूँ। तो भाई तो इस बात से लगता है कि आप बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हैं या खेल रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली मेमोरीज क्या है? मैं वर्ल्ड कप की बातें कर रहा हूँ, कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं। बायलैटरल तो हम पता ही नहीं कितने जीतते हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आपकी सबसे पहली मेमोरीज क्या है वर्ल्ड कप की? 200 मीटर छक्के तो हाँ मारता हूँ। आओ कभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं कहूँगा हमारी ऑडियंस इसको फैक्ट चेक करे। हाँ, बाकी पहली क्रिकेटिंग मेमोरीज तो यार मेरी 2007 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे साउथ अफ्रीका में, वो मेरे को याद है। और मैं 7 साल का था तब। और वो धोनी का मेरे को याद है जब धोनी ने वो कप उठाया और हाफ जैकेट पहनी हुई थी उसने, हाफ स्वेटर था। और सेम चीज़ वो उसने रिपीट करी थी 2013 में। वो हाफ जैकेट याद आता है, धोनी के लंबे बाल और वो सिल्वर कप जो हमने उठाया था उस टाइम पे, और मिसबा का कैच जो श्रीशांत ने पीछे लिया, जोगिंदर शर्मा का वो लास्ट ओवर, वो फाइनल की मेमोरीज। छोटे थे हम तो वो छपी हुई हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने ये मैच लाइव देखा था या अभी आपको हाइलाइट्स देख के मतलब थोड़ा ही बहुत याद आता है? लाइव देखा था, पूरा परिवार साथ में बैठ के देखता था। तब बहुत ज़्यादा टीवीज़ नहीं हुआ करते थे, तो हमारे किराएदार थे, अंकल जी थे, हम लोग अंकल जी कहते थे, काफ़ी बूढ़े थे वो। तो उनके पास एक टीवी था, तो वहाँ पर पूरे परिवार ने बैठ के देखा था वो मैच। और वो मेरे को याद है, थोड़ा रात हो गई थी ज़्यादा, हम लोग घर के बाहर नहीं जा पाए थे सेलिब्रेट करने, लेकिन सारा परिवार ही साथ में था और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को हराया है और वर्ल्ड कप जीता है। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, बच्चे थे, काफ़ी एंजॉय किया। ऐसा कहा जाता है कि जो टीम खेलने गई थी वो यंग टीम थी, वो भी कोट अनकोट बच्चे ही थे। तो इसी से बात करते हो अब हम आते हैं 2023 का वर्ल्ड कप। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी बहुत दिन तो नहीं हुए हैं उस हार को, अभी जख्म थोड़े हरे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। टीम हमारी बेस्ट टीम गई थी, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बिठा रखा था। जो सिलेक्शन था वो बड़ा अच्छा था। जो भी हमने 15 लड़के भेजे, बहुत अच्छे भेजे। बीच में हार्दिक पांड्या की वो चोट और उनका बाहर जाना, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा का इंक्लूजन, वो एक बड़ा सवाल है। बाकी टीम हार गई, सारे लीग मैच जीती। नॉकआउट में हमने न्यूजीलैंड को हराया, बदला लिया, और जाकर फिर दोबारा हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। भाई फाइनल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल तब हारी इंडिया, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि
हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो गई फलाने शहर में, इस शहर में इतने लोगों की मौत हो गई, तो आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उस टाइम पे नहीं ठीक था। मेरे को याद है हम लोग कवर कर रहे थे सारा, और जब हम ये फाइनल हार गए तो हम लोगों को रिपोर्ट डालनी थी, और मेरे सर ने पूछा मेरे को, मैं लाइव ब्लॉग हैंडल कर रहा था पूरे मैच का, और जैसे ही मतलब कुछ डिले हुआ तो मेरे सर ने पूछा मेरे से कि जगदीश आर यू ओके? और मैं नहीं था ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। और उस टाइम पे फीलिंग्स बड़ी मतलब डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा। मैं समझ सकता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोग हवन करते हैं अपने घरों में ताकि इंडिया जीत जाए, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जगदीश की क्या फीलिंग रही होगी। तो भाई हम शुरू से शुरू करते हैं, एशिया कप से पहले मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड थे, वो इंजरी से आ रहे थे वो, तो उनका इंक्लूजन होता है वर्ल्ड कप की टीम में। तब तक आप श्योर थे कि ये अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? आपका क्या मानना है कि राहुल द्रविड़ ने बैक किया उनको, रोहित शर्मा ने बैक किया, वो हमें रिजल्ट दिखा है कि 1-2 मैचों में एक में वो 200 भी बनाए श्रेयस अय्यर ने, तो आप लेकिन उससे पहले कि आप श्रेयस अय्यर के लिए श्योर थे कि वो अच्छा करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, हमें मैच जिताएंगे? श्रेयस अय्यर देखिए शुरू से ही हमारा मैच विनर रहा है, और उसने काफ़ी मैचेस में परफॉर्मेंस भी दी है, और उनका स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। तो मिडल ओवर्स में स्पिन एक अच्छा खेलने वाला हमें खिलाड़ी चाहिए था, और श्रेयस अय्यर ने ओवर द ईयर्स ये प्रूव भी किया अपनी बैटिंग के साथ, और जिस तरीके से IPL में खेलते हैं और तेज़ गति से बीच में रन बनाने वाला एक खिलाड़ी हमें चाहिए था। और श्रेयस अय्यर वो शुरू से करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और वो ODI मिक्सअप का हिस्सा रह चुके हैं, और T20Is में भी इंडिया के लिए खेलते हैं। तो जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, मेरे को लगता है वो एक डिज़र्विंग चॉइस थे। और दूसरे और जो उनके अलावा दूसरे जो खिलाड़ी थे जिनको कहा जा रहा था कि लेना चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम संजू सैमसन का था, मुझे नहीं लगता कि वो ODI के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, और उनका इंक्लूजन एक और सवाल होता, एक बड़ा सवाल होता। तो श्रेयस अय्यर का चोट से वापस आना, और उसके बाद खैर अब जब परफॉर्मेंस दे दी है तो उस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन श्रेयस अय्यर मेरे को लगता है कि एक अच्छी चॉइस थे और एक बेहतर सिलेक्शन था। श्रेयस अय्यर ने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए। एक और वो डाउट था KL राहुल के ऊपर, बहुत बड़ा डाउट था कि KL राहुल कैसे आएंगे, क्या करेंगे आकर, लेकिन जो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी खेली, उससे मतलब KL राहुल का मेरे हिसाब करियर का ही टर्न अराउंड हो गया। तो KL राहुल ने आके यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा विराट कोहली पहले मैच से शुरू करते, चल इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट, फिर आती है विराट कोहली और KL राहुल की बारी, फिर इंडिया 199 का टारगेट था, इंडिया को 200 रन का टारगेट मिला था पूरा। और शुरू में डेंगू की वजह से शुभमन गिल बाहर थे, तो ईशान किशन को मौका मिला था। हालांकि ईशान किशन बुरी चॉइस नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अटैक इतना अच्छा था कि शुरू में वो जो इन्होंने 3 विकेट जल्दी से झटके, उससे इंडिया बैकफुट पे आ गया था। और उसके बाद KL राहुल और विराट कोहली की वो साझेदारी, और फिर लास्ट में आकर हमारे बाकी लड़कों ने भी अच्छा खेला। तो KL राहुल का वो आपको शौक तो याद होगा, जो वो लास्ट में वो छक्का मार के मैच जिताना चाहते थे, वो चौका मारना चाहते थे, फिर छक्का मार दिया, सोच रहे थे किसी तरह 100 भी पूरी करें, लेकिन वो इतना अच्छा बॉल कनेक्ट हो गया कि छक्का चला गया। खैर KL राहुल का तो आप जिस तरीके से बता रहे थे, परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दी है इंडिया के लिए, नहीं IPL में भी और टेस्ट्स में भी। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से वो इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट रह चुका है, और अभी भी वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी फाइनल की पारी के ऊपर थोड़ा सवाल किया जा सकता है कि काफ़ी स्लो था, ये था, लेकिन जब एक बड़ा स्टेज होता है तो इंसान थोड़ा फंबल कहेंगे या थोड़ा सावधानी ज़्यादा बरतता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन KL राहुल के टैलेंट के ऊपर तो कभी सवाल नहीं था, शुरू से ही वो एक टीम में शुरू से ही एक डिज़र्विंग कैंडिडेट रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका विकेट कीपिंग के ऊपर एक सवाल था कि हाँ, उनसे विकेट कीपिंग कराया जाएगा कि नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इंडिया के पास उनसे बेहतर विकेट कीपर्स हैं, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है और कोच है और जो कैप्टन है, उनकी राय ये है कि वही इंडिया के अभी लीडिंग विकेट कीपर हैं और उनको ही विकेट कीपिंग करनी है। और हो सकता है वो टीम कॉम्बिनेशन में इस तरीके से फिट बैठते हैं कि उनसे बेहतर हमारे पास दूसरा ऑप्शन उनको नहीं लगता कि है, और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन विकेट कीपिंग भी करी है। हमने देखा है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया है। विकेट कीपिंग के बारे में कहूँगा कि फाइनल के अलावा सब मैचों में से विकेट कीपिंग करी KL राहुल ने।
उड़ उड़ के कैच पकड़े थे। बहुत ज़्यादा जो क्रिटिक्स थे के राहुल की विकेट कीपिंग के, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। लेकिन मैं इसी से पहले कहूँगा, मैं श्रेयस अय्यर जो आगे बढ़ के स्पिनर को छक्के मारते हैं इतने लंबे लंबे, मैं उनका फ़ैन हूँ भाई। मतलब पता ही नहीं कहाँ, मतलब इतनी दूर दूर छक्के मारते हैं कि स्पिनर आती तो मेरे हिसाब से स्पिनर डरता होगा उनके सामने बॉलिंग करने के लिए, और इसी के लिए श्रेयस अय्यर को लिया गया था। तो भाई ओवरऑल वो इंडिया की वर्ल्ड कप जर्नी, फाइनल से पहले सेमीफाइनल, चलो सेमीफाइनल की भी एक बात करेंगे, लीग स्टेजेस पर पूरा इंडिया ने डोमिनेट किया है। एक न्यूजीलैंड के अलावा जो थोड़ी करीब आई थी, और इंडिया ने पूरी सभी टीमों को डोमिनेट किया है। तो आपको क्या लगता है इसका, मतलब आपको लगा था कि इंडिया ऐसा डोमिनेट कर पाएगी कि 10 के 8 कितने मैच थे लीग मैचेस, 9 लीग मैचेस पूरा इंडिया जीत पाएगी इस तरह से? वो हमें लगा था कि इंडिया सेमीफाइनल टॉप 4 में आएगी, लेकिन इस तरह से डोमिनेट करके आएगी। देखिए, होम कंडीशंस के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और जिस तरीके से इंडिया की टीम है, और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इंडिया का बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन गया था। हमने अपने देश के अगर 140 करोड़ में से अगर वो 15 लोग खेल रहे हैं और सेलेक्ट हुए किसी चीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है कि टैलेंट की कमी तो उनमें नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका एक ऑफ डे एट द ऑफिस, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ बेस्ट डे एट द ऑफिस हो सकता है। शुरू के पहले मैच में हम लड़खड़ाए थे, वो दिखा था वहाँ पर कि हमें अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से उसके बाद हमने बाउंस बैक किया और बाकी दूसरी टीम्स के खिलाफ अच्छा खेला हमने। और मैं नहीं समझता कि, देखिए आप, जो बेस्ट 4 टीम्स थी, एक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ हमने बहुत अच्छा खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें टक्कर दी है। 199 रन का टारगेट, 200 रन का टारगेट देने के बाद भी इतना अच्छा उन्होंने फाइट बैक किया। वो अलग बात है कि हमारे पास कोहली और राहुल जैसे खिलाड़ी हैं जो मैच को संभाल सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से मैच हमें जिताया। बाकी हमने जो सबको जीतते आई थी, साउथ अफ्रीका इतनी तगड़ी फॉर्म में थी, उसको हमने इतने बुरे मार्जिन से हराया। और फिर न्यूजीलैंड ने तो हमें बहुत अच्छा फाइट बैक दिया ही था। रचिन रविंद्रा क्या टैलेंट है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी वो वाला मैच भी काफ़ी अच्छा रहा था धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंडिया सबको ही, मतलब बाकी दूसरी और टीम्स तो मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली थोड़ी कमज़ोर थी ही, लेकिन ये टीम्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इंडिया का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था। और जिस तरीके से हमने बाकी खेला है ओवरऑल इन द टूर्नामेंट, मैं समझता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल क्रिकेट हमने खेली थी। और वो फाइनल में आके थोड़ा मिक्सअप हुआ, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं उसके लिए। लेकिन हमारी टीम उससे पहले भी नंबर 1 ओडीआई टीम थी, और हमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस भी किया है, वो एक बेस्ट टीम दिखती है, और बेस्ट टीम ऐसे ही खेलती है। अब फाइनल्स, अगर कोई फाइनल्स में, यार देखिए अब बार बार वही बात करेंगे कि मिक्सअप होता है, लेकिन हमने एक चैम्पियन टीम की तरह खेला है। तो जिस तरह जगदीश मुझे फैक्ट चेक कर रहे हैं, 9 लीग मैचेस, ऑस्ट्रेलिया का टारगेट, तो इससे पता चलता है कि ये काम ठीक ठाक से कर रहे हैं, तो इनकी कंपनी इन पे विश्वास कर सकती है कि बंदा ठीक काम कर रहा है। तो भाई कमज़ोर टीम कहा आपने कि, तो कमज़ोर टीम से याद आता है मुझे इंग्लैंड, नीदरलैंड भी याद नहीं आता, इंग्लैंड। तो आप क्या कहेंगे, जो 2019 में वर्ल्ड कप ओडीआई जीती, तो वो मतलब क्या है, मैं तो क्या ही कहूँ इंग्लैंड का ऐसा कहा जा सकता है कि इंग्लैंड ने पिछले 4-5 साल से, 6 साल से मैं तो कहूँगा, ऑयन मॉर्गन की कप्तानी करने के बाद से इंग्लैंड में जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो एकदम बदलाव आया है, और अब तो खैर बेसबॉल तो दुनिया जानती है, जो टेस्ट में वो बदलाव कर रहे हैं। क्रिकेट का जनक इंग्लैंड इतने सालों में क्रिकेट में जो बदलाव ला रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके से जो पिछले सालों में हमें देखने को मिला है, वाइट बॉल क्रिकेट में जो एक नई रिवॉल्यूशन लेके आए ये लोग, खेलने का पूरा तरीका ही बदल दिया है ये, मतलब इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में आने से पहले फेवरेट्स थी। इंडिया का ये माना जा रहा था कि अगर कोई दूसरा सानी है तो वो इंग्लैंड है, और एक पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें सब कॉन्टिनेंट का एक फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इंग्लैंड बुरी तरीके से, उनका परफॉर्मेंस क्या ही कहा जा सके, टैलेंट की कमी तो खैर नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उनका ये हो सकता है कि रीजन चेंज होने की वजह से ये एक नुकसान हो सकता है। और बाकी उनके जो खिलाड़ी वो लेके आए, वो हमेशा शुरू के 3-4 मैचों में मैं समझता हूँ कि बेन स्टोक्स हमेशा बाहर ही बैठे हुए थे चोट की वजह से। बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट में वापसी करी,
सिर्फ वर्ल्ड कप्स के लिए, और उसके बाद भी उनका अनअवेलेबल रहना शुरू के मैचेस के लिए वो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं खला है। और उनके पास बॉलर्स की भी थोड़ी कमी रही, क्योंकि वो ज़्यादातर उन्होंने पेस बॉलर्स पर कम भरोसा कर उन्होंने स्विंग बॉलर ज़्यादा लिए थे, जैसे कि सैम करन हो गए शुरू में, रीसी टॉपली, और फिर उनके एक और खिलाड़ी हैं डेविड विली। ये स्विंग बॉलर्स अच्छे हैं जो इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट रीजन में थोड़ा उन्हें स्विंग वो नहीं देखने को मिला, और जिससे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में भी मतलब कुछ कमी आई। और जो रूट और जॉस बटलर का ख़राब प्रदर्शन तो सबको पता ही है। शुरू के लड़के काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन उसके बावजूद एक भुला देने वाला टूर्नामेंट ही रहा है उनके लिए। बिल्कुल, जितना जल्दी भूल जाए इंग्लैंड उनके लिए उतना अच्छा होगा। तो लीग स्टेज के बारे में बात करते हैं। इंडिया आपका सबसे, आप अगर एक मोमेंट उठाए इंडिया का कि श्रेयस अय्यर का शतक, केएल राहुल का शतक, या मोहम्मद शमी की 7 विकेटें, उनका एक फाइफर, एक फिर वो आते दूसरे मैच में अपने में 4 विकेट लेते हैं, तो आपका एक मोमेंट, आप एक टॉप मोमेंट बताइए कि लीग स्टेज में इंडिया के लिए क्या है आपके हिसाब से? लीग स्टेजेस में इंडिया के लिए 7 विकेट तो खैर उन्होंने सेमीफाइनल्स में लिए थे। बाकी लीग स्टेजेस का जो एक टॉप मोमेंट रहेगा वो तो मैं समझता हूँ कि पहला मैच जो इंडिया ने इतना तगड़ा कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 विकेट गिरने के बाद, काफ़ी अच्छा कमबैक था, और वो बहुत अच्छी साझेदारी थी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में। वो एक अच्छा प्रदर्शन रहा था। बाकी एक टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा इसमें, वो हार्दिक पांड्या की चोट, उसने काफ़ी नुकसान किया। हालांकि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए कि हमारे पास मोहम्मद शामी, जो देखिए टैलेंट तो फिर से कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा बैठाना पड़ता है इतने बड़े स्टेज पर कि हमें उन्हें बाहर बिठाना पड़ा। तो उनको टीम में उनका इंक्लूजन और आने के बाद जो इस तरीके से वो इतनी तगड़ी गेंदबाजी करी उन्होंने, वो तो काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि ये मोहम्मद शामी का जो वापस आना टीम में, और उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें चटकाना, और शुरू के 4 मैच ना खेलने के बाद वो जो 5वें मैच में आए और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और उसके बाद वहाँ की कंडीशंस के साथ जो स्विंग करी है उन्होंने और जो गेंदबाजी करी है, वो तो भाई गजब ही है, क्या ही कहें। इंडिया के अलावा लीग मैचेस में अफगानिस्तान का जीतना, नीदरलैंड का 2 मैच जीतना, और मैक्सवेल का वो 200, वो तो उस पर डिबेट चलती है कि सबसे बढ़िया नोक, ग्रेटेस्ट ओडीआई नोक मैक्सवेल की है या नहीं है ये 201 रन जो उन्होंने बनाए। भाई मैंने हाइलाइट्स देखी, वो लाइव नहीं देख पाया मैं। उनको इतने तगड़े क्रैम्प्स आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे उनको। मैंने हाइलाइट्स में 1-2 जितने भी सेकंड दिखाया हॉटस्टार वालों ने। तो उस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको मैंने कहूँगा कि 1983 की कपिल देव की पारी आपने वो नहीं देखी। 2007 के बाद में जो आपको याद है, उसके बाद एक कोहली की पारी याद आती है 133, जो मलिंगा को उन्होंने 4 चौके मारे थे, और भी कई पारी है, रोहित शर्मा का 264। तो आपके हिसाब से वो सबसे बढ़िया पारी है, ग्रेटेस्ट ओडीआई नोक है या नहीं है 2007 के बाद, जितना आपको याद है? देखिए, ग्रेटेस्ट तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट पारी तो थी, क्योंकि जिस तरीके से, और टूर्नामेंट ही नहीं, अब ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों में, उसमें भी मैं कहूँगा कि वो जिस कंडीशन में आके, जिस सिचुएशन से उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को संभाला, 7 विकेट गिरने के बाद पैट कमिंस उनके साथ, मैं पैट कमिंस को नहीं इसमें याद करना चाहूँगा, इसमें कि भूलना नहीं चाहूँगा, पैट कमिंस ने जो साथ दिया है वो वाकई कैप्टन्स नॉक था। जिस तरीके से पैट कमिंस ने, उन्हें पता है कि अगर ये सामने वाला लड़का खड़ा रहा तो ये मार देगा रन, और शुरू के मैं समझता हूँ कि 67 या 90 के आसपास का स्कोर था और 7 विकेट गिर चुके थे, 91 के आसपास 7 विकेट गिर चुके थे, और उसके बाद वहाँ से कमबैक करना और टीम को जिताना, ये बहुत बड़ी बात है। और अफ़गानिस्तान के फील्डर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मुजीब उर रहमान की वजह से हम हारे हैं ये वर्ल्ड कप। मुझे बहुत बुरा लगता है, हाथ की कैचे छोड़ी हैं उन्होंने, और उसका फ़ायदा ये रहा कि आप जब इतने बड़े मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को जब आप कैच छोड़ोगे तो फिर वो आपको छोड़ेगा तो है नहीं। उसके बाद की जो उन्होंने पारी खेली है, हालांकि वहाँ पर
बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का जो रवैया था, जिस तरीके से उन्होंने शुरू के जब 7 विकेट इतनी जल्दी लेने के बाद आपको दूसरी टीम को मौका नहीं देना चाहिए। और ये चैम्पियंस टीम का यही एक खासियत होता है, जो चैम्पियन टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने खेला है पूरे वर्ल्ड कप में, एक चैम्पियन टीम की तरह खेला है। उन्होंने दिखाया वो ऑस्ट्रेलियन ग्रिट, वो ऑस्ट्रेलियन डिटर्मिनेशन, वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में दिखाया है कि जिस तरीके से कि ये होता है, ऐसे होती है क्रिकेट। आप जब बड़े स्टेज पर जाते हो खेलने तो आपको ऐसे खेलना चाहिए। आपके कोई भी खिलाड़ी आपका छोटा नहीं है, वो आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट देगा और वो आपको मैच जिताएगा। मैक्सवेल ने ऐसा किया है। मैक्सवेल ने ऐसी ही एक बड़ी पारी दिल्ली में भी खेली थी नेदरलैंड्स के खिलाफ, और वहाँ पर भी उन्होंने शतक मारा था, सबसे तेज़ शतक मारा था ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 गेंद पर। तो मैक्सवेल की काबिलियत के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है, और जो खेला है उन्होंने, हाँ ये बहुत बड़ी पारी थी। मैं समझता हूँ कि ओडीआई की तो बहुत बड़ी पारी नहीं थी, क्योंकि बहुत गंदी गेंदबाजी करी थी उन्होंने अफ़गानिस्तान ने। उन्होंने एक भी, अगर आपका खिलाड़ी क्रैम्प से जूझ रहा है तो उसको आप आगे खिलाओ ही मत, आप उसे बीच में खिलाओ कि वो पैर उसे हिलाने पड़े, थोड़ा उसे एफर्ट लगाना पड़े। लेकिन सारी गेंदबाजी उन्होंने, और 4 स्पिनर या 3 स्पिनर तो उन्होंने हर मैच में खिलाए हैं। 3 स्पिनर्स खिलाने का मतलब नहीं था, लेकिन हालांकि उन्होंने शुरू के 7 विकेट ले लिए थे जल्दी, उसके बाद उनके फास्ट बॉलर्स का वहाँ पर काम था और उन्हें अच्छी वहाँ पर हशमतुल्लाह से थोड़ी सी मेरे को लगता है कि एक कप्तानी में थोड़ी सी कमी मेरे को वहाँ पर नज़र आई। हालांकि उन्होंने पूरे एक टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी कप्तानी करी है, बीच बीच में उनके चेंजेस काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कमी नज़र आई और वो कैच छोड़ना, उनको पूरे मैच छोड़ना पड़ा उसके लिए। इसमें मेरा मानना है, मैं अपना व्यू भी देता कि मेरे हिसाब से जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, मेरे हिसाब से सबसे ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक है वो मैक्सवेल की। इसका रीज़न भी है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती हो, एक और मैच था शायद ऑस्ट्रेलिया का, अगर ये ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती तो बाहर हो जाती। 91 पे 7 विकेट हो गए थे। वहाँ से मैक्सवेल की वो पारी, उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। पैट कमिंस ने जो साथ दिया वो शायद ही और कोई दे सकता था, कि उन्होंने पूरा ओवर खेला ताकि मैक्सवेल रन ना ले, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो बहुत ही बढ़िया पारी थी। लेकिन भाई अफ़गानिस्तान, जब भी अफ़गानिस्तान जीतती थी, इरफान पठान का डांस आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है, खासकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो इसके बारे में आपने देखा इरफान पठान का डांस? इरफान पठान का मैंने, हाँ, इरफान पठान का डांस देखा है। उनका वो जो अफ़गानिस्तान विक्ट्री लैप ले रहा था, उसके बाद भी उन्होंने राशिद खान के साथ डांस किया था एक, और अफ़गानिस्तान टीम को अपने घर पर भी बुलाया था। हालांकि कोई बात नहीं, हार गई है। अफ़गानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। अफ़गानिस्तान ने दिल ही नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया मैं समझता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे ओवरऑल इस टूर्नामेंट में खेला है, वो बहुत ही गजब था। इरफान पठान का डांस तो खैर वो चलिए इधर उधर की चीज़ें हैं, लेकिन जो पूरे टूर्नामेंट में जो अफ़गानिस्तान ने किया है, किसी भी एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर क्रिकेट एक इतना बड़ा रिलीजन नहीं समझा जाता, और वहाँ से आकर इन्होंने इतना टर्नओवर ही कर दिया पूरा, और आकर इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को हराना इतने बड़े टूर्नामेंट में, मैं समझता हूँ कि, और एक समय ऐसा भी आया था बीच में कि वो पूरा सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे, अगर वो मुजीब ने कैच कर लिया होता तो ऑस्ट्रेलिया बाहर होती और वर्ल्ड कप हमारा होता अब भाई लीग स्टेज से बात ख़त्म करते हैं। टॉप 4 टीमें पहुंचते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड फिर आ गई जो हमें 20 साल बाद हमने न्यूजीलैंड को लीग स्टेज में पहली बार हराया। न्यूजीलैंड फिर पूरे वर्ल्ड कप में जितने आईसीसी के हुए उसमें हमने न्यूजीलैंड को पहली बार हराया 20 साल बाद। न्यूजीलैंड अगेन 2019 का, चलो पहले 2019 की बातें करते हैं। MS धोनी का वो रन आउट, MS धोनी डाइव मार सकते थे, सबसे बड़ा डिबेट आपका क्या मानना? उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी डाइव नहीं मारी, वहाँ पर भी उन्हें लगा पहुँच जाएंगे, लेकिन वो मार्टिन गुप्टिल का इतना तगड़ा थ्रो, वो जाके डायरेक्ट थ्रो लग गया। देखिए क्रिकेट इज़ अ मार्जिन ऑफ, क्या कहते हैं, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ मार्जिन्स, और वो वहाँ पर नज़र आया हमें। क्यों कहा जाता है उसे ऐसा? वो मुश्किल से 2 सेंटीमीटर का गैप, खैर धोनी होते भी तो थोड़ा हमें दिक्कत होती
जिस तरीके से लेकिन ऐसा कहना ये ब्लास्फेमी से बढ़कर है। हालांकि कोई बात नहीं, वहाँ भी हम लोग हारे नॉकआउट्स में, लेकिन न्यूजीलैंड वहाँ पर डिज़र्विंग टीम थी और उसने काफ़ी अच्छा खेला था पूरे टूर्नामेंट में ही और वो जीती वहाँ पर। इंडिया का टॉप ऑर्डर वहाँ पर भी क्रैश हुआ था, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। हमें आदत हो गई है कि कोई आएगा, अच्छी पारी खेलेगा, जिताएगा, लेकिन आपके टॉप ऑर्डर को भी थोड़ा वहाँ पर एफर्ट डालने की ज़रूरत थी, जो हमने वहाँ पर लैक हुआ और वही सेम चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ कि 2019 का वर्ल्ड कप छोड़िए, वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं भी हो चुकी हैं। धोनी अब रिटायर भी हो चुके हैं, अब उनको छोड़ देते हैं और बात करेंगे इस पे। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे। हालांकि उनके जो फुल टाइम कैप्टन है केन विलियमसन, वो भी चोट के कारण बीच में बाहर रहे, लेकिन जब जब आए क्या गजब खेला है उन्होंने। हर जगह अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है कि वो क्यों टॉप 4 के हिस्सा हैं, और जो हम कहते हैं फैब 4 उसमें वो क्यों हैं। वो मैं समझता हूँ कि हार गए कोई बात नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड बाउंस बैक करेगा। और न्यूजीलैंड और इंडिया अलग नहीं है इनका भी शुरू ऐसा ही रहा है, पिछले कुछ सालों में सेम ही रहा है। हालांकि हमने इंडिया ने 20 साल बाद हराया न्यूजीलैंड को किसी भी आईसीसी इवेंट में, अच्छा लगा। मैं जगदीश से फिर डिफर करूंगा कि अगर धोनी वहाँ होते, अगर 2 सेंटीमीटर का गैप नहीं होता तो हम शायद वो जीत जाते और शायद हम वर्ल्ड कप भी जीत जाते। MS धोनी हमारे गुरु है, गुरु क्या कहूँगा, भगवान की तरह देखते हैं। तो भाई इसी पे 2023 इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होता है। इंडिया डोमिनेट करती है, 398 रन बनाए शायद इंडिया ने, 397 रन बनाए इंडिया ने, मतलब लाजवाब बैटिंग। आप क्या कहेंगे इसके बाद? बैटिंग तो क्या ही कहना, अब वो पूरा एक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की कोई मूवी चल रही है और कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा। मतलब सब कुछ एक इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड नहीं था, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ तो ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था भगवान ने, या फिर कैसे भी कह लें कि विराट कोहली का 50वां शतक, डेविड बैकहम का वहाँ पर होना, तो इग्नोर करते कोई बात नहीं, हम क्रिकेट प्रेमी हैं। डेविड बैकहम को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं और उनका होना ना होना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन उसके बगल में जो क्रिकेट के लेजेंड बैठे थे, हमारे गुरु, जी आपके गुरु कुछ और हो सकते हैं, हमारे भगवान सचिन तेंदुलकर जी। और जिस तरीके से फिर वो कोहली का जो रिएक्शन था, ट्रिब्यूट था उन्हें, उनके 49 शतकों को पार कर 50वां शतक जो उन्होंने कंप्लीट किया, और उसके बाद अपने आइडल, अपने लेजेंड ऑफ द गेम जो कहा जा सकता है उन्हें, सचिन तेंदुलकर जी को जो ट्रिब्यूट दिया, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और इंडिया की पारी, श्रेयस अय्यर का वो शतक, फिर से आपने जो कहा कि वो छोटे छक्के नहीं मारते, मेरे को याद है उस मैच के दौरान एक छक्का उन्होंने मारा, शायद सेंटनर को मारा, 72 मीटर का गया, और कमेंटेटर्स ने कहा कि ये काफ़ी छोटा छक्का था। 72 मीटर के छक्के को वो छोटा कहते हैं, कम से कम श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकल रहा है तो कम से कम वो 90 मीटर तो जाना ही चाहिए और जाता भी है। उन्होंने उसी मैच में शायद सबसे लंबा छक्का मारा इस पूरे टूर्नामेंट का। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, वो इंटेंट मैं तो कहूँगा लाजवाब था। श्रेयस अय्यर ने मैच पलटा भारत के लिए, और जिस तरीके से नंबर 4 पर आकर जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करी है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। क्रिटिक्स के मुंह पर उन्होंने काफ़ी ताला लगाया है, और लोग कह रहे थे कि क्या KL राहुल 4 पर आ सकते हैं, नीचे श्रेयस अय्यर खेलें, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये जवाब दिया है कि 4 नंबर पे वो डिज़र्व करते हैं। और फाइनल्स में उनकी पारी के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल में तो काफ़ी अच्छा रहा उनका। इससे एशिया कप और वर्ल्ड कप आने से पहले श्रेयस अय्यर की मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मोहम्मद शमी को तो कोई क्या ही भूले। मोहम्मद शमी की वो 7 विकेटें, मोहम्मद शमी ने जब जब गेंदबाजी करी है, ऐसा लगा है कि जैसे कोई कुछ होने वाला है, अब यहाँ पे बदलेगा मैच, यहाँ बदलेगा मैच। हम लोग मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को नहीं भूल सकते, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दी है,
लेकिन शमी के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो लोग थोड़ा साइडलाइन हो गए। हालांकि जसप्रीत बुमराह के भी करीब 20 के आसपास विकेट हैं पूरे टूर्नामेंट में। शमी ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, 24 विकेटें ली हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में, और वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। वो अलग बात है कि जैम्पा 2-3 विकेटें ले लेते हैं तो आगे आ जाते, लेकिन सेमीफाइनल में उनको एक भी विकेट नहीं मिली और फाइनल्स में सिर्फ एक विकेट मिली, तो इस वजह से जैम्पा 22 पे रह गए। लेकिन शमी जो करा है उन्होंने, इतने कम मैचेस में इतनी ज़्यादा विकेटें लेना और एक इम्पैक्ट डालना मैच के ऊपर, और जो गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में करी है इंडिया ने। स्पिनर्स भी जब आए, जड्डू और कुलदीप, जब ये लोग आए हैं, ऐसा लगा है इंडिया ने, पहले ऐसा होता था कि इंडिया जब बैटिंग कर रहा होता था तो एक जश्न का माहौल होता था कि कोहली खेल रहा है, अभी केएल राहुल आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जब इंडिया गेंदबाजी कर रहा था और जो फैंस का सपोर्ट, उसको देखकर तो हर गेंद पर चिल्लाना और बीच बीच में कोहली का ये करना, और फैंस उसको देखकर और एक्साइट होना और उनका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं एक, मैं समझता हूँ कि फैंस 12th मैन होते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने वो फील्ड पर भी दिखाया, वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम को प्रेशर में लाते हैं, और वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और वही डिसाइडिंग फैक्टर था कि इंडिया यहाँ तक पहुँचा। और सेमीफाइनल्स तो क्या ही कहना। और न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला। मिचेल का वो 130, उन्होंने फिर से शतक मारा इंडिया के खिलाफ। 2 ही शतक मारे पूरा टूर्नामेंट में और दोनों इंडिया के खिलाफ 130। केन विलियमसन का भी अच्छा योगदान रहा था, नीचे ग्लेन फिलिप्स का भी अच्छा रहा। लेकिन वो टारगेट काफ़ी लंबा था, 398 बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ठीक ठाक खेला। 70 रन से वो मैच हारे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया। एक टाइम तो ऐसा लगा था कि मैच फंस गया है। मैं कहूँगा मोहम्मद शमी जब भी आते थे तो ऐसा लगता था कि हर बॉल पे विकेट है। आप शायद वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद शमी ओडीआई में 10 विकेट ले लेंगे। 7 तो विकेट ले ही ली थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इंडिया जीत जाती है। इंडिया फाइनल में अहमदाबाद में वेट करती है दूसरी टीम कौन सी आएगी। अगला मैच होता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। वो मैच फंसा दिया था भाई। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, साउथ अफ्रीका ने एडन मैकरम का वो 10 ओवर में शायद 20-25 रन इतने ही दिए उन्होंने। तब रेशमसी का वो एक्साइटमेंट हर विकेट पे, हर बॉल पे। तो उस मैच के बारे में आपकी क्या याद है आपको, और क्या कहेंगे उसके बारे में? जैसा मैंने कहा कि मैंने सारे टूर्नामेंट में ही सब में लाइव ब्लॉग किया है, तो मैं इसमें भी लाइव ब्लॉग कर रहा था। और वो याद है मेरे को जब सबसे पहले डेविड मिलर का शतक, डेविड मिलर ने 101 रन की पारी खेली थी। एक उन्होंने पैट कमिंस को छक्का मारा था और शतक पूरा किया, और उसके बाद अगली गेंद पर आउट हो गए, बाउंड्री पे कैच हुए थे। और वहाँ पर भी क्या गजब कैच किया था वो ट्रेविस हेड ने। उसके बारे में फाइनल में बात करेंगे। ट्रेविस हेड ने क्या बदल दिया है, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। खैर, डेविड मिलर ने बहुत अच्छा संभाला। और बीच में एडन मार्करम नहीं, हेनरी क्लासेन, बीच में हेनरी क्लासेन ने भी 47 रन की पारी खेली थी। और टीम को एक बार ऐसा लगा कि जो शुरू में झटके लगे थे वो उसके बाद उभर कर एक अच्छे, बेहतर, एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ जा रही थी, जिसको इतने अच्छे बॉलर्स होने के बाद साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं डिफेंड करेगी। लेकिन वो 212 रन पे ऑल आउट हो गई। और फिर 212 पे जब ऑल आउट हुई तो फिर ऐसा लग रहा था कि ये 1999 के सेमीफाइनल का फिर से रीमैच होने वाला है, जहाँ पर सेम ऐसा ही स्कोर था। लेकिन वहाँ पर वो साउथ अफ्रीका चेज़ कर रही थी और लांस क्लूसनर रह गए थे, रन आउट हो गए थे 1 रन से। वो मैच टाई हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बेटर रन रेट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में पहुंच गई थी। और जो चोकर्स का खिताब है वो फिर से मिल गया था इनको, साउथ अफ्रीका को। वहाँ से वो टैग आज तक हटा नहीं है। और बमूमा जो इनके कप्तान हैं, तेम्बा बमूमा ने ये कहा था, ये वर्ल्ड कप के बीच की बात है, इन्होंने कहा था कि हमें अभी तक वो सी वर्ड अभी तक सुनाई नहीं दिया है, और हमने वो सब अब सोचना छोड़ दिया है। अब हम वो नहीं हैं, अब हम बदल चुके हैं, सारे लड़के नए हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम अब एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं। और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने उसी तरीके से खेला है, एक चैम्पियन टीम की तरह खेला है। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलते हुए जिस तरीके से क्विंटन डी कॉक ने खेला है पूरे मैचों में,
3 शतक मारे हैं, और उनसे वैसी ही एक पारी की उम्मीद सेमीफाइनल में करी जाती थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया है सामने, और वो पता है कि नॉकआउट्स में किस तरीके से वो लोग खेलते हैं और जो उनका रवैया रहता है। उन्होंने शुरू से पहली गेंद से उन्होंने प्रेशर बना के रखा, और शुरू के 10 ओवर में मेरा ख्याल है कि करीब 20-25 के आसपास ही रन दिए थे, और बहुत बैकफुट पे डाल दिया था। डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ने वहाँ से संभाला और लास्ट तक लेके गए। 150 के बाद उनका चौथा विकेट गिरा, और उसके बाद फिर लगातार ट्रेविस हेड फिर से 31वें ओवर में इंक्लूजन हुआ। ट्रेविस हेड का इंट्रोडक्शन होता है अटैक में, और पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका। हेनरी क्लासन लग रहा था कि इसी में अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। तीसरी गेंद पे वो बोल्ड मार देता है। तीसरी गेंद पे बोल्ड मार दिया उसको, हेनरी क्लासन को, और अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया मार्को यानसन को, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है जिसने अभी पूरे टूर्नामेंट में, और वो एक अच्छा साथ दे सकते थे वहाँ से डेविड मिलर का, लेकिन ट्रेविस हेड ने फिर से वहाँ पर मैच बदला, और फिर आकर शुरू में उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। शुरू की विकेटें ली, डेविड वार्नर को आउट किया, और उसके बाद मिच मार्श को हटाया, लेकिन एक साइड से ट्रेविस हेड टिके रहे और 63 रन के आसपास की पारी उन्होंने खेली। और फिर बहुत ज़्यादा टारगेट ना होने की वजह से वो लास्ट तक मैच थोड़ा फंसा, लेकिन पैट कमिंस ने लास्ट में मिचेल स्टार्क के साथ वो पार करा दी नैया, और ऑस्ट्रेलिया पहुंची किसी तरीके से फाइनल में। और फिर से ट्रेविस हेड उस मैच में पहले स्टीवन स्मिथ आउट होते हैं, फिर ट्रेविस हेड आउट होते हैं, लेकिन फिर आते जोश इंग्लिश। क्या पारी खेली उन्होंने, मतलब एकदम काम एंड कॉन्फिडेंट, अच्छा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला। फिर वही आखिरी में बड़े प्लेयर्स बड़े गेम में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीतती है। इंडिया वहाँ वेट कर रहा था अहमदाबाद में। 1,30,000 की ऑफिशियल कैपेसिटी है अहमदाबाद स्टेडियम की। ऐसा सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम आ रहे हैं, इंडिया के पीएम आएंगे, लेकिन फिर वो डिप्टी पीएम आए ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के पीएम आए, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया आता है। फाइनल मैच 19 नवंबर, सभी लोग देख रहे थे। मेरे को याद है कि शायद हॉटस्टार पे 5.8 करोड़ लाइव व्यूअरशिप चली गई थी हॉटस्टार की। तो भाई वर्ल्ड कप फाइनल, कितने लोगों की बहुत ही दुखद खबर है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद इंडिया तब वो मैच हार गई। तब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, बैटिंग करवाती है इंडिया को। रोहित शर्मा की बारी आती है टॉस पे बोलने की, तो कहता है कि हम भी बैटिंग करते अगर हम टॉस जीतते तो उस डिसीज़न के बारे में आप क्या कहेंगे? कि कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने पिच रीड बढ़िया नहीं करी, कि अगर रोहित शर्मा टॉस जीते तो वो भी पहले बैटिंग ही करते। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि वो एक माइंड टैक्टिक्स थी कि हम पहले ही कह देते हैं कि हम भी बैटिंग करते, लेकिन अगर इंडिया टॉस जीतती तो पहले गेंदबाजी करती। दो व्यू चल रहे हैं। आपका मतलब थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो 200 मीटर के छक्के मारते हैं, हालांकि उसमें पिच का कोई रोल नहीं होता है तो आपको क्या मतलब टॉस जीतना, मतलब पहले बैटिंग करनी या बाद में करना, क्या था? देखिए, वहाँ पर कप्तानों का तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रहता है। वो दूसरी टीम को ये दिखाना नहीं चाहते कि हम कमज़ोर हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और फाइनल के स्टेज पर हम ये नहीं कहना चाहते कि ओ शिट, हम तो यही करना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें ये करना पड़ेगा। तो वो तो एक है उनका एक फैक्टर, और वो कहते हैं कि हम भी यही चाहते थे, जो हमें मिला हम अच्छा करेंगे, इसमें हम भी बैटिंग ही चाह रहे थे। लेकिन वो उसके ऊपर तो डिबेट्स काफ़ी हो सकती हैं कि पहले बैटिंग करते बॉलिंग करते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे, वो बाद में चेज़ करेंगे। उन्होंने सेमीफाइनल में चेज़ किया था, और उन्होंने सोचा कि हमारे लिए अच्छा चल रहा है। और इंडिया ने बुरा, देखिए ना, पहले बैटिंग करते हुए किया है। इंडिया ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए ही 397-98 का टारगेट दिया था, और उनके पास एक अच्छा मौका था यहाँ पर भी करने का। लेकिन पिच की तो मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं थी। हालांकि पिच के बारे में आपने बात करी है, तो एक मैच के बीच की ही बात है। अभी जल्दी रविचंद्रन अश्विन ने एक अपने पॉडकास्ट में या फिर यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो बीच मैच में उन्होंने जॉर्ज बेली से पूछा था, जो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर्स हैं,
सेलेक्टर हैं, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप लोग पहले बैटिंग क्यों ना करके एक अच्छा टारगेट देकर, इतनी तगड़ी टीम होने के बाद आप लोग पहले बैटिंग क्यों नहीं करते और एक अच्छा टारगेट देकर सामने वाले को, अच्छा बॉलिंग लाइनअप है आपके पास, आप उसे डिफेंड कीजिए। तो जॉर्ज बेली ने कहा था कि हम वो भी करते, पर यहाँ की पिच का कुछ उन्होंने बताया कि ब्लैक सॉइल है या रेड सॉइल है, और रात में ड्यू पड़ने के बाद यहाँ की जो पिच है अहमदाबाद की, वो एक कंक्रीट हो जाएगी और पिच पर बॉल अच्छे से आएगी। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है, या फिर इसमें कितना सच्चाई है, वो तो एक कोई सर्टिफाइड पिच क्यूरेटर ही बता सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंडिया टॉस हार गया था, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पहले बैटिंग ना करने का। वहाँ पर आप मना नहीं कर सकते बैट्समैन को, नहीं नहीं भाई आप प्लीज़ पहले कर लो। हमारे पास ऑप्शन नहीं था और जो हुआ सो हुआ। हम लोगों ने पहले बैटिंग करी और वहाँ पर आप जब एक चैम्पियन टीम है और आप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जो मिल गया है आपको करना पड़ेगा। आपने पूरे टूर्नामेंट में आप टॉस के ऊपर आपका कोई भी भरोसा नहीं रहता कि हमारे पक्ष में आएगा उनके पक्ष में आएगा, जो भी मिला है आपको करिए। आपने पहले भी बिना टॉस जीते मैच जीते हैं और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। हालांकि आगे आके किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करी और इंडिया ने क्या बैटिंग करी, वो फ़र्क पैदा करता है और उसी ने फ़र्क पैदा किया। रवि शास्त्री जब इंडिया के टीम कोच थे तो कहते थे कि पिच को आप गेम से बाहर निकाल दीजिए, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, हमें 20 विकेटें लेनी है टेस्ट क्रिकेट में, पिच का कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ ना है, पिच का रोल तो है भाई, वो दिखा हमें फाइनल। एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि पिच के ऊपर कि इंडिया ने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया ताकि हमें होम एडवांटेज मिले। वो सही बात है कि आपके देश में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है तो आपको कुछ है, लेकिन क्या इंडिया ने वो, चलो आप ऑफिशियली कह पाएंगे कि वो इंडिया ने वो पिच बनवाई या आईसीसी, चलो मान लेते हैं आईसीसी ने वो पिच बनाई, लेकिन वो इंडिया के फेवर में तो नहीं गया। तो इंडिया अपनी डोमिनेट अपनी पोजीशन पे क्यों नहीं खेलता है कि हमें 3 सीमर्स है हमारे पास, हम अच्छा विकेट दे, अच्छे रन लगाए। अगर ऑस्ट्रेलिया भी मान लो पहले बैटिंग करके भी 400 रन लगाती है तो भी हम लगा सकते थे 400 रन, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, आज भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम 20 साल पहले करते थे कि स्पिन फ्रेंडली, हमें दूसरी टीम जो बाहर से आ रही है वो स्पिन अच्छा नहीं खेल पाएंगे, हम ये विकेट गड्ढे बना देते हैं, टर्न होगा, दूसरी विदेशी टीम नहीं खेल पाएगी। देखिए आज क्रिकेट इतना ग्लोबलाइज हो गया है कि हर टीम के पास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्या डेविड वार्नर स्पिन अच्छा नहीं खेलते। वो हालांकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर बीच में हम कहें क्या स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल ने स्पिन के खिलाफ ही 200 मारे हैं। बिल्कुल, आप ऐसा कह ही नहीं सकती कि इनके पास स्पिन फ्रेंडली क्रिकेटर्स नहीं हैं तो हम स्पिन फ्रेंडली एक पिच बनाएं और उसके बाद हम इनसे एडवांटेज लें। और जो टीम वहाँ तक पहुँची है फाइनल्स में, तो उसके लिए स्पिन फ्रेंडली पिच बनाएं या फिर फास्ट ट्रैक बनाइए, आप कोई फ़र्क, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा नहीं करेगा। हालांकि पिच को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि इंडिया ने जो स्ट्रिप यूज़ होनी थी सेमीफाइनल्स मैच में, वो इंडिया ने चेंज कर दूसरी स्ट्रिप यूज़ करी। जो पहले जो आईसीसी के हेड पिच क्यूरेटर हैं रूडी एटकिंसन, उन्होंने वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रिप यूज़ होनी है मैच के लिए। तो उन्होंने एक अनयूज्ड पिच का सजेशन दिया था और कहा था कि यहाँ मैच होना है, लेकिन वहाँ का जो नेटिव पिच क्यूरेटर है उसने वो पिच चेंज कर एक यूज्ड पिच पर ही मैच करवाया सेमीफाइनल का। हालांकि उसके काफ़ी सारे दिए जाते हैं कारण कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है और ये बहुत आम चीज़ है। कोई ऑफिशियल लेटर पहुंचा नहीं था और शायद रूडी एटकिंसन को इसके बारे में पता भी नहीं था। उन्हें जब कहीं से पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत आईसीसी से करी। और तो आईसीसी का इस पे जवाब, ऑफिशियल कंफर्मेशन ये आया था कि रूडी एटकिंसन को पता है और उन्हें सब चीज़ों चेंजेस के बारे में पता था और कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो उसी ने बीच में ये केओस क्रिएट किया था कि ऐसा ऐसा है और पिच को लेकर कंट्रोवर्सीज यही हो रही थी और बीच में एक तंज भी कसा था ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने
कि हमने पिच देख ली है और यही पिच यूज़ होगी और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब वो पिच पहली बार देखने गए थे तो उन्होंने उसकी फ़ोटो भी ली थी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो फोटो। पाकिस्तान में तो एक से एक कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। वो लोग पता नहीं क्रिकेट को क्या ही देखते हैं, हर चीज़ को लेकर। वो तो बॉल में भी कमियां निकाल रहे थे, उनके पुराने पूर्व खिलाड़ी वो कमियां निकालते रहेंगे। वो सेमीफाइनल तो पहुंच नहीं पाए वो सिर्फ कमियां ही निकालें। हालांकि पिच को लेकर, और फाइनल्स की पिच जो थी वो भी यूज्ड पिच थी, उस पर ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच हुआ था और वही पिच फिर से यूज़ हुई। हालांकि फ़ाइनल के लिए हम दूसरी पिच यूज़ कर सकते थे। इतना बड़ा स्टेडियम बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपको यूज्ड पिच ही इस्तेमाल करनी है। और वो ब्लैक सॉइल रेड सॉइल वाला तो जो जॉर्ज बेली ने बताया वो भी, हालांकि एक मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है, वो कुछ खास उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो कोई एक सर्टिफाइड पिच क्यूरेटर ही बता सकता है उसमें कितना सच है कितना झूठ। लेकिन इंडिया के पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ में इतने सर्टिफाइड लोग बैठे हुए हैं, इतने मैचेस का अनुभव है रोहित शर्मा को, कोहली को और हमारे हेड कोच राहुल द्रविड़ को। आप ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि सेकेंडरी। हमारा सीधा सीधा फोकस होना चाहिए था कि हमने मैच में कैसा परफॉर्मेंस किया और मैच में परफॉर्मेंस की वजह से ही हम हारे हैं। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और एक कड़वा सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन है और इंडिया फाइनल्स में हार गया है। टॉस होने से पहले एक दिन पहले पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो वहाँ पर कहते हैं कि इससे ज़्यादा कोई सेटिस्फाइंग नहीं होगा कि हम इतने बड़े लार्ज क्राउड को साइलेंट कर दें, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, इंडिया को बैटिंग के लिए कहती है। रोहित शर्मा फिर वही करते हैं जो वो करते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, फिर वही आगे बढ़ बढ़ के छक्के चौके वही मारते हैं और वैसे ही स्टार्ट देते हैं। रोहित शर्मा के बारे में एक ही डिबेट चल रही है कि रोहित शर्मा ने ये ऐसा किया वो अच्छा है, लेकिन उन्होंने 5 शतक मारे थे 2019 के वर्ल्ड कप में, अगर वो ऐसा करते कि बड़ी पारी खेलते, क्योंकि रोहित शर्मा बड़ी पारियों के लिए जाने जाते 264 209, अगर वो बड़ी पारियाँ खेलते तो शायद और अच्छा होता। इस डिबेट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पहले तो बात करें, अगर रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं तो उनकी कप्तानी की बात कहूँगा कि बहुत अच्छी कप्तानी रही है पूरे टूर्नामेंट में। और जो एक आप उम्मीद करते हैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर से और एक ओपनर से, वो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर शुरू में एक अच्छा स्टार्ट देना और पूरा का पूरा गेम वहीं पर चेंज हो जाता है जब आपका एक ओपनर अच्छा स्टार्ट दे और शुरू में ही वो दूसरी टीम को बैकफुट पे ले आए और प्रेशर क्रिएट। तो रोहित शर्मा के ऊपर जो हम बात कर रहे थे उसमें मैं कहूँगा कि उनकी जो कप्तानी रही है वो पहले मैच से ही ऑन द स्पॉट रही है, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं बीच बीच में वो भी लाजवाब रहे हैं। टीम कॉम्बिनेशन जिस तरीके से बिठाया वो भी गज़ब है। बाकी उनकी जो बैटिंग है, कोई भी ओपनर से ये उम्मीद करी जाती है कि आप ऐसा स्टार्ट दें जिससे दूसरी टीम बैकफुट पर आ जाए, और उन्होंने हर मैच में 2 मैचेस में ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करी है। और मेरे को लगता है रोहित शर्मा को अपना जो जर्सी नंबर है 45 से चेंज करके 47 कर लेना चाहिए। क्यों 47 का स्कोर उन्हें इतना पसंद है कि 47 के स्कोर पर ही बार बार आउट हो रहे हैं। फाइनल्स में भी वो 47 बना के आउट हुए और बहुत सारे दूसरे मैचेस में भी। हालांकि वहाँ पर ये एक डिबेट है कि क्या वहाँ पर रुका जा सकता था, जब शुरू के 2 बॉल पर आपके 10 रन आ चुके हैं। आपको पता है कि मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया है ताकि आप मारने जाएं और आउट हों। तो ऑस्ट्रेलिया टैक्टिक्स बहुत अच्छी चलती है और उन्होंने फिर से वो साबित किया कि वो क्यों ऑस्ट्रेलिया हैं और क्यों वर्ल्ड चैम्पियन हैं। वो किस तरीके का बॉलिंग चेंज, शुरू के 10 ओवर के बीच में ही स्पिनर इंट्रोड्यूस करना और एडम जम्पा को ना इंट्रोड्यूस करके मैक्सवेल इंट्रोड्यूस करना। अभी जो एडम जम्पा जो उस टाइम पर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, नहीं शमी थे, लेकिन उनकी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और मेन बॉलर हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर है, उसको ना इंट्रोड्यूस करके आप फिर से मैक्सवेल को लेके आते हो और मैक्सवेल आपको विकेट दिलाता है। शुरू की 2 गेंदों पर जो मैंने बताया सेमीफाइनल में, जैसे ट्रेविस हेड इंट्रोड्यूस हुआ 31वें ओवर में, 2 चौके खाने के बाद तीसरी पे विकेट, 2 बाउंड्रीज खाने के बाद तीसरी पर फिर से विकेट ली।
और वो कमाल का कैच पकड़ा था ट्रेविस हेड ने। उस कैच को तो आप जितना देखे उतना गुस्सा आता है मैं कि समझता हूँ कि टूर्नामेंट का बेस्ट कैच हो सकता है जिस तरीके से वो पकड़ा गया, और जो इस प्रेशर में आने के बाद आप पीछे भागते हुए, ये कैचेस बहुत मुश्किल होते हैं। और ट्रेविस हेड ने वाकई वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को ला के दिया है, वरना रोहित शर्मा अगर वहाँ पर कुछ देर और टिके रहते तो स्कोर कुछ और होते, विकेटें इतनी जल्दी नहीं गिरती, भारत का पूरा पूरा वो सिस्टम ही कुछ और होता, रन कुछ और होते, और फिर आगे आने वाले खिलाड़ी और कुछ और तरीके से खेलते। हमने जो बीच में 30 ओवर्स में सिर्फ 2 चौके मारे, और शुरू के हमने 10 ओवर में सिर्फ 12 बाउंड्रीज मारने के बाद शुरू लास्ट के ये बीच के मिडल ओवर्स में हमने सिर्फ 2 चौके मारे हैं, तो वो फ़र्क ना होता। और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक केएल राहुल और विराट कोहली की, तो हम विराट कोहली और केएल राहुल से बेहतर उम्मीद करते हो और वो अच्छा करते भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्या ही बात करी जाए। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग, जो पूरे मैच में उनकी फील्डिंग रही है, उन्होंने कम से कम 50 से 40 रन तो बचाए हैं फील्डिंग से ही। एक भी बॉल पर ऐसा महसूस उन्होंने होने ही नहीं दिया कि ये गेंद जा रही है तो हल्का सा भी कम एफर्ट लगाना, थोड़ा सा लैग करना उस चीज़ में। और अभी मैं मार्नस लाबुशेन का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि इट वाज द बेस्ट डे फॉर पैट कमिंस विद द बॉल, आई हैव नॉट सीन हिम डूइंग बेटर दैन दैट व्हाट ही डिड इन द सेम फाइनल्स। अब वो दिखता भी है जिस तरीके से पैट कमिंस ने गेंदबाजी करी है। हालांकि ये डिबेट का एक हिस्सा है कि जब हेज़लवुड के इतने अच्छे ओवर जा रहे थे उसके बाद भी उन्होंने अपना ही ओवर लगातार लगा के रखा, और लास्ट में उनके सिर्फ 8 ही ओवर कंप्लीट किए और ख़ुद के 10 ओवर पूरे कंप्लीट किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग चेंजेस करे हैं बीच में, और पूरे मैच पूरे टूर्नामेंट में मिच मार्श से बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन फाइनल्स में उनसे भी 2 ओवर निकलवाए। जब बीच में प्रेशर चल रहा था तो उनके भी 2 ओवर काफ़ी वो अच्छे गए, ट्रेविस हेड के भी 2 ओवर बीच में करवाए। तो उनको, और ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में आई थी विदाउट सेकंड फ्रंट लाइन स्पिनर। उनके पास सिर्फ एक स्पिनर था, एडम जैम्पा, और उसी के बलबूते पर वो इंडिया जैसे देश में जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, यहाँ पर बॉल टर्न करता है, एक स्पिनर लेके आप खेलने आते हो और बाकी आपकी स्पिनिंग जो आर्टिलरी है आप उम्मीद करते हो कि मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, नहीं तो ट्रेविस हेड, वरना मैक्सवेल, हम इनसे 10 ओवर कहीं ना कहीं से निकलवा लेंगे। और आपका दूसरा एक ऑलराउंडर जो है बैटिंग ऑलराउंडर मैं कहूँगा, मिच मार्श है, वो बॉलिंग नहीं कर रहा है। उसके बावजूद आप इन लोगों पर निर्भर हो और उसके बावजूद आप फाइनल्स तक पहुंचते हो, फाइनल्स में अच्छी गेंदबाजी करके दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर आप जीतते हो टॉप पर रहकर उसके बाद भी। तो ये एक बेहतरीन कप्तानी का उदाहरण है पैट कमिंस की तरफ से, और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक चैंपियन टीम की तरह खेला है वो काबिल तारीफ़ है। फील्डिंग तो स्पेशली पहली बॉल से ऐसा लगा था कि वर्ल्ड कप की जीतने के लिए उतरे हैं, उनको ही वर्ल्ड कप दे दो। मतलब बाउंड्रीज को 2 में कन्वर्ट कर रहे थे, 2s को 1 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो फील्डिंग तो बहुत ही अच्छी रही। लेकिन वो ट्रेविस हेड का कैच, आप बाउंड्री पे होते हैं, एक हाथ से उछल के कैच पकड़ते हो, वो कैच फंस जाता है। लेकिन ये कैच तो एकदम मेहनत दिखाता है कि आप पीछे भाग के कैच पकड़ते हो। बहुत मुश्किल कैच होते हैं जो पीछे भाग कर कैच पकड़े जाते हैं। ट्रेविस हेड ने वहाँ से मैच बदल दिया। रोहित शर्मा का आउट होना, शुभमन गिल का आउट होना, श्रेयस अय्यर का आउट होना, 3 विकेट। वही पहले मैच में शायद 8 रन पे 3 विकेट थे, लेकिन अब की बार रन थोड़े ज़्यादा थे। वही ऑस्ट्रेलिया टीम, पिच का फ़र्क था। लेकिन वहीं आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। अब इस पे इतनी ज़्यादा डिबेट है कि आप कितने ही साल डिबेट कर सकते हो कि विराट कोहली, केएल राहुल ने अच्छा खेला, बुरा खेला, वहाँ रोक के खेला। आखिरी के 40 ओवर में शायद 4 बाउंड्री ऐसी कुछ, मतलब बहुत बाउंड्रीज तो आ ही नहीं रही थी। केएल राहुल बहुत कोशिश कर रहे थे वो बैट के चौके मारने की, लेकिन बॉल लग ही नहीं रही थी। तो आपके ओपिनियन में विराट कोहली तो फिर भी अपने जो खेलते वही खेलते आ रहे थे। केएल राहुल बहुत स्लो खेले, बहुत डॉट बॉल खेली उन्होंने। तो केएल राहुल के बारे में, उनकी पारी के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी इन्होंने साझेदारियाँ कर रखी हैं पहले, और वहाँ पर भारत को एक ऐसी ही साझेदारी की उम्मीद थी
शुरू में 3 विकेट हमारी जल्दी गिरने के बाद हमें लगा कि अब ये आएंगे और संभालेंगे, और लेकिन संभालने के चक्कर में उन्होंने ये कमी कर दी कि रन गति जो थी उसमें थोड़ा सा वो, और बाकी ऑस्ट्रेलिया की वो जो फील्डिंग भी है, मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। वो कितने भी अच्छे शॉट्स मारे हैं लेकिन उन्होंने जो गिर गिर के बॉलें पकड़ी हैं बिल्कुल उसने काफ़ी अंतर पैदा किया है। और हमें वो दिख रहा है कि इंडिया ने शुरू के 10 ओवर्स में 12 बाउंड्रीज मारी, लेकिन 10 के बाद 11वें ओवर से 40वें ओवर तक के बीच में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी हैं। वो देखिए हाँ कमी है। मैं एक बार ये आप बाउंड्रीज का थोड़ा फैक्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर में 8 बाउंड्रीज थी, 8 चौके, तो आप थोड़ा देख ले इसका। शुरू में 12 बाउंड्रीज हैं जिसमें रोहित शर्मा के 4 छक्के हैं और 8 बाउंड्रीज 8 चौके हैं, और पूरी टीम के 8 चौके हैं, जिसमें विराट कोहली का 3 चौके लगातार मिचेल स्टार्क को हैं। विराट कोहली ने अपनी पारी में 4 चौके मारे हैं और चारों चौके वो आ चुके थे शुरू के 10 ओवर में ही। उसके बाद विराट कोहली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, केएल राहुल सिंगल डबल, किसी तरीके से अपना 50 पूरा कंप्लीट करते हैं। 50 कंप्लीट करते हैं लेकिन केएल राहुल की तरफ बल्ले से अभी तक एक बाउंड्री नहीं निकली है। केएल राहुल ने 66 रन की पारी में 1 चौका मारा है सिर्फ, 108 गेंदें खेली हैं। स्ट्राइक रेट एकदम, मतलब उनकी जो रेपुटेशन है उसके तो बिल्कुल ही विपरीत था। आप उम्मीद करते हैं केएल राहुल से कि वो हवाई फायर करेंगे, कुछ ऐसे शॉट खेलेंगे जिससे रन जल्दी बने, लेकिन अगर आप 5 नंबर पर आकर ऐसी पारी खेलेंगे, हालांकि मैं जानता हूं कि विकेट हमारी गिर चुकी हैं, लेकिन आप 35वें ओवर में खेल रहे हैं, और 35वें ओवर यही चीज़ आप चेक करेंगे। डेविड मिलर ने सेम पारी खेली, लेकिन डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट कम नहीं हुआ। उन्होंने 100 के 90 के आसपास का ही स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, लेकिन केएल राहुल का स्ट्राइक रेट समझता हूँ कि 70 के भी नीचे था। 108 गेंदों पर 66 रन मारना उनकी रेपुटेशन के बहुत ही विपरीत था। और विराट कोहली के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर हैं पूरे टूर्नामेंट में, 765 रन मारे उन्होंने 10 इनिंग्स में। तो 11 इनिंग्स, 10 तो हम लगातार जीतते आए हैं, 11 में आ रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं कर रहा था मैं लेकिन तो विराट कोहली की बात ही अलग है। वो खेल रहे थे और वो फिर से वही पैट कमिंस का इंट्रोडक्शन होना, और उसके बाद फिर वो विराट कोहली का आउट होना, उन्होंने जो बोल्ड किया, वहाँ से वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का। और फिर वहाँ से, और फिर मैं एक और चीज़ पे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव को ना भेजकर रविंद्र जडेजा को भेजना, बात करेंगे, वो बहुत ही गलत फैक्टर था। वो डिसीज़न मैं समझता हूँ कि मेरे को नहीं समझ में आया क्यों लिया गया वो। विराट कोहली केएल राहुल की पार्टनरशिप चल रही थी, पैट कमिंस आते हैं, बैट के लग के विकेट पे जाके बॉल लग जाती है। विराट कोहली की वो हताशा, पूरा क्राउड एकदम साइलेंट हो जाता है। विराट कोहली वापस जाते हैं, हमें लगता है सूर्या आएंगे, लेकिन वहाँ से आते हैं जडेजा। सूर्या को आपने क्या 5 ओवर के लिए, 6 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए रखा है? उनके पास क्या आपको लगता है कि टेक्निक नहीं है, बस वो खड़े होकर वही शॉट मार सकते हैं जो पीछे वो कोशिश कर रहे थे, वो लगा हमें देखकर, लेकिन आपको उनको पहले ला सकते थे, वो शायद अच्छा खेल सकते थे। जडेजा का लाना क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का ऐसा कुछ सोचना था, या MS धोनी वाली कुछ अच्छा करना चाहते थे कि मैं पहले जाऊंगा, युवराज को बाद में भेजूंगा, रोहित शर्मा ऐसी कुछ टेक्निक करना चाहते थे क्या? मतलब किस तरह उस डिसीजन को देखते हैं आप? देखिए वो हाँ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ही होगा कप्तान के दिमाग में। हालांकि जडेजा एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास रणजी में 3 तिहरे शतक हैं, वो बैटिंग कर सकते हैं, और वो कॉम्बिनेशन वहाँ पर ठीक है, काबिलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है जी। लेकिन सूर्या की, आपने सूर्या से गेंदबाजी तो करवानी नहीं है क्या? उनसे सिर्फ 5 ओवर बैटिंग करवाने के लिए आपको नहीं लिया जैसा आपने कहा? वो कब आएंगे? 15 ओवर बचे हुए हैं। अभी हाल ही में परसों एक मैच हुआ, सूर्य कुमार यादव ने 80 रन की पारी खेली है 42 गेंदों पर, सेम ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। आप सेम तो नहीं कह सकते आप, अरे मतलब ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ, बट सेम नहीं थी, अटैक सेम नहीं था, काफ़ी चेंजेस थे। तो मैं समझता हूँ कि अब आप देखिए कि
सूर्य कुमार यादव पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने 106 रन मारे हैं, और उसी सूर्य कुमार यादव ने अभी हाल ही में 80 रन की एक पारी खेली थी T20 में। फॉर्मेट चेंज होते ही सूर्य चेंज हो जाता है। और सुनिए और मैं कहूँगा कि जो आपने बताया कि जडेजा को पहले भेजना, जडेजा को पहले भेजने का कारण लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन ही हो सकता है, और दूसरा कि ये सूर्य कुमार यादव को वहाँ पर आना चाहिए था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक इम्पैक्टफुल पारी नहीं खेली थी, और वहाँ पर आकर वो एक अपनी इम्पैक्टफुल पारी खेलते, मैच थोड़ा सा बदलता, और वो देखिए एक एग्जैक्ट मोमेंट था कि वहाँ पर ही आकर सूर्य कुमार यादव कुछ कर सकते थे। लेकिन जडेजा का पहले भेजना, और जडेजा भी 2019 का हमें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ का सेमीफाइनल मैच याद आता है। जडेजा ने क्या पारी खेली थी, वो मैच को वहाँ तक लेके जाने वाले ही जडेजा थे, और जडेजा वैसी ही कोई पारी जडेजा से हम फिर से उम्मीद कर रहे थे जब वो आए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि मैंने बैटिंग काफ़ी इम्प्रूव करी है, और वो पारी के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है और मैं बैटिंग बहुत अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ। शायद वही सब सोचकर उनको भेजा गया था पहले सूर्य से, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं हो पाया, क्या हो गया, क्या कमी थी, क्योंकि सामने एक चैंपियन टीम खेल रही थी। और सूर्या का उसके बाद भी बहुत देर नहीं लगी उन्हें आने में, सूर्या को सूर्या आए, और आने के बाद भी फिर वही गलतियाँ जो लगातार करते आए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और फिर से एक और गलती, और हमारी लगातार फिर वही शमी एंड जसप्रीत बुमराह गिविंग देयर बेस्ट विद द बैट। वो सीन अच्छे नहीं थे जब जसप्रीत और मोहम्मद शमी बैट से अच्छा दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव वही शॉट खेलते दिखे हमें, वो पीछे वाला, मतलब वही उनके पास वही शॉट है क्या, वो हर बॉल पे वही ट्राई कर रहे थे। और उसका क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे आउट बॉल खड़ी कर दोगे, वहाँ जाके वो विकेट कीपर आपकी विकेट, और वही हुआ। सूर्य कुमार यादव वही शॉट खेलते हुए आउट हो गए। जैसे तैसे हम 230 प्लस कितने टारगेट दिया था हमने, 230 प्लस मान लेते, हमें अभी याद नहीं, 240 का टारगेट दिया, तो 240 बन गए थे, 41 का टारगेट था। 41 का टारगेट था, 240 बन गए थे। हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें फैक्ट चेक किया है, तो 240 बन गए थे। 240 बनाए जैसे गिरते गिरते, फिर आते इंडिया की बॉलिंग। मतलब ऐसा लगा तो नहीं था कि 30-40 रन तो कम ही थे कि अगर इंडिया जीत पाए तो। फिर आता है एक ऐसा डिसीज़न जो हम मोहम्मद शमी को वन चेंज लेके आते थे रोहित शर्मा हमेशा, लेकिन जसप्रीत के बाद दूसरा ही ओवर मोहम्मद शमी को करा देते हैं। तो इसके बारे में मोहम्मद सिराज, वो डिसीजन आपके हिसाब से सही था, गलत था? देखिए हमने, हालांकि मोहम्मद शमी ने विकेट ली, लेकिन फिर भी हमने पूरे टूर्नामेंट में पहला ओवर जसप्रीत, दूसरा सिराज, पहला जसप्रीत दूसरा सिराज, हर मैच में हमने यही चलाया है। हालांकि और इनके प्रेशर क्रिएट करने के बाद शमी का इंट्रोडक्शन होता है और वो आकर विकेटें लेते हैं। ऐसा पिछले 4-6-7 मैचों में हमने देखा, और 6 मैचों में देखा, और वही हमें लगा कि ऐसा ही फिर से करना चाहिए। लेकिन रन कम थे, और शमी शुरू में गेंद हिला सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, उनका नेचुरल स्विंग है वो, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं वो तो सबको पता ही है। उनको लेट इंट्रोड्यूस करना उनकी काबिलियत के साथ बेईमानी होती। और सिराज, देखिए नो डाउट अगर वो वहाँ पर 11 में खेल रहा है तो वो एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन शमी ने विकेट भी ली, और शुरू में वो दिखा हमें कि जिस तरीके से वो गेंद हिला रहे थे, वो इतना हिला रहे थे कि केएल राहुल पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो बुरा नहीं था, डिसीजन अच्छा ही था। हालांकि वो हमारे पक्ष में उतना नहीं गया जितनी हमने उम्मीद करी थी। मोहम्मद सिराज को आपने अगर रखा है तो आपको नई बॉल से उनको और करा देने चाहिए, क्योंकि मोहम्मद शमी बाद में अपनी सीम पोजीशन, उनकी इतनी बढ़िया सीम पोजीशन होती है, वो कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज आपको नई बॉल से उनको खिलाना ही था, उनको बॉल करानी थी। मोहम्मद शमी को आप वन चेंज लाते तो शायद और अच्छा, हालांकि सिराज विकेट नहीं लेते कुछ भी हो सकता था, लेकिन मोहम्मद शमी को आप वन चेंज लेके आते तो शायद और कुछ बेहतर और कुछ अलग हो सकता था। देखिए सिराज को यूज़ कर सकते थे आप वहाँ पर
शुरू में विकेटें हमें चाहिए थी, और जिस तरीके का पहला ओवर गुजरा, 15 रन आने के बाद कोई भी कैप्टन यहाँ पर डाउट में आ जाएगा। जब आपके 15 रन पहले ही ओवर में आने के बाद, और वो भी किसके खिलाफ, जसप्रीत बुमराह, दुनिया का सबसे लीथल गेंदबाज, उसके खिलाफ जब आप 15 रन मार रहे हैं तो फिर आपका इंटेंट सामने से शो हो जाता है कि ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये देखा है कि सिराज पूरे टूर्नामेंट में उनका इकॉनमी सबसे बुरा रहा है हमारे बॉलर्स में, और विकेटें उन्होंने ली हैं, ऐसी कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पहले ओवर में वो ज़्यादा रन लीक होना मोहम्मद शमी के इंट्रोडक्शन का कारण बना। वरना जो रोहित शर्मा ऐसे कप्तान है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको चलाने में वो विश्वास रखते हैं, और वही उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन के साथ भी किया है। जो टीम कॉम्बिनेशन उन्हें मैच जिताते आई है उसको ही वो फॉलो करते चले आए हैं, तो वहाँ पर वो चेंज नहीं करते। लेकिन वो पहला ओवर इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके आया था, जिसकी वजह से वो मोहम्मद शामी को लेके आए, और शुरू में वो गेंद इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि मोहम्मद शामी से खुद कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहाँ पर पाकिस्तान के उन दिग्गज जो भी हैं ज्ञानी, उनकी बात याद आ रही थी कि शायद बॉल चेंज हो गई है क्योंकि जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रही थी। और केएल राहुल पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं कप्तान कीपरिंग, और यहाँ पे थोड़ा बुरा करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं इंडिया को खलता है। यही कहना कि अगर मोहम्मद सिराज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ था तो वो नई गेंद से था, और मोहम्मद शमी पूरे टूर्नामेंट में रिलेटिवली पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते आ रहे थे, तो शायद उनको वो एडजस्ट करने में भी दिक्कत हुई। तो एक अदर स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि मोहम्मद शमी को आप फर्स्ट चेंज ही लेके आते, तो भाई वहाँ से जसप्रीत बुमराह का 15 रन का ओवर जाता है। हालांकि मोहम्मद शमी विकेट लेते हैं, थोड़ा प्रेशर बनता है, लेकिन फिर वही ट्रेविस हेड, WTC के फाइनल में भी ट्रेविस हेड, यहाँ भी ट्रेविस हेड। फिर तो मतलब ट्रेविस हेड ने 15 रन 20 रन की वो पार्टनरशिप हुई 40 की, फिर तो ऐसा लगा था कि ये इंडिया मैच हार गई है। वो उनके कंधों, हमारी टीम के प्लेयर्स के कंधों में भी दिख रहा था, थोड़ा मतलब झुके झुके कंधे हो गए थे इतना। विराट कोहली, एक वो क्राउड की बात होती है, विराट कोहली क्राउड को चीयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि क्राउड सपोर्ट नहीं दे रहा था। आपने 12th मैन कहा, लेकिन वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपने कुछ पढ़ा? देखिए 12th मैन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा क्राउड जो था वो इंडिया की तरफ से ही था जी। और मैच रीड करना तो आ ही चुका है सबको। आजकल सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं हमारे माइक लेकर बैठ जाते हैं हमारी तरह। तो वही बात है कि वहाँ पर दिख रहा था कि हाँ कोहली कह रहे थे कि चीयर करो, दिस इज़ द मोमेंट, वी विल गेट अ ब्रेक थ्रू, बट वहाँ पर उनको भी पता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब ट्रेविस हेड ने ऐसी पारी खेली, उन्होंने 10 रन से कम मारे ही नहीं किसी में, और जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों को वो मतलब ही वॉज प्लेइंग लाइक अ टॉय, मतलब जहाँ भी गेंद आ रही है मार दे रहे हैं, और खड़े खड़े हिलने का भी ज़्यादा कोशिश नहीं करी। तो वो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में आ जाता है, जनता को भी दिखता है कि यार हमारे मेन बॉलर्स अगर रन खा रहे हैं तो फिर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये एक आइडियल ऑडियंस का रवैया नहीं था। आप क्रिकेट को एंजॉय करने आते हैं, हालांकि एक जज्बात वाली चीज़ अलग है और हर कोई अपने देश को चीयर करता है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्राउड कम होने की वजह से हमें ऐसा देखने को मिला, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपका देश हार रहा है सेमीफाइनल के मैच में तो आप चीयर तो नहीं करोगे फाइनल के मैच में। तो वो कहीं ना कहीं दिखा, और जनता और ट्रेविस हेड, तो फिर ट्रेविस हेड की क्या ही बात करें। ट्रेविस हेड बड़े मैच का खिलाड़ी है, ज़्यादा चीज़ें सोचता नहीं है, जो भी है सामने है, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वो तो सबको ही पता है। अपना 100% देने की हर मैच में कोशिश करते हैं। बॉलिंग करी तो बॉलिंग में फुल एफर्ट, फील्डिंग में हमने देखा, और जब उन्होंने डेविड मिलर का विकेट कैच पकड़ा था, उन्होंने मैच चेंजिंग कैच रोहित शर्मा का पकड़ा, 2 विकेटें लगातार वहाँ पर सेमीफाइनल्स में ली। यहाँ पर भी 2 ओवर अच्छे किए, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच। ट्रेविस हेड वाकई बड़े मैच के खिलाड़ी हैं,
जब वो इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 2023 में ही, जून की बात है, फाइनल्स में खेलने आए थे, तब भी उनके हाथ में चोट लगी थी कहीं पर, और उसकी वजह से वो वापसी कर रहे थे, और वापसी करते हुए उन्होंने 160-70 रन की वो पारी खेली थी और भारत को बिल्कुल ही बैकफुट पे लाके धकेल दिया था। सेम पारी उन्होंने यहाँ पर भी खेली और 130 रन की वो इतनी लाजवाब पारी थी कि जब तक वो आउट हुए सिर्फ 2 रन बचे थे। मैक्सवेल ने आके जाते ही ख़त्म किया और छठी ट्रेविस हेड ने मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप ला के दे दिया उनके हाथों में। लेकिन दो चीज़ें मुझे दिखी, एक जसप्रीत बुमराह की फ्रस्ट्रेशन आपने देखी, वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार विकेट पे भी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, वो कैप से पता नहीं वो लग गया गलती से, लेकिन ऐसा लग रहा था देखने में तो कि उन्होंने विकेट को अपनी कैप मारी। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी, फैन है हम, उन्होंने 5 IPL टाइटल जीते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जडेजा के आपने देखा होगा 2 स्लिप में कैच गई, तो उन्होंने स्लिप भी नहीं रखा। आपके पास रन कम है मानते हैं, लेकिन आप मैच कैसे जीतोगे? 50 ओवर में तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाएगी 240 रन, आपको विकेट ही लेने पड़ेंगे। तो माफ़ी चाहते। तो उनकी कैप्टनसी जो एग्रेसिव कैप्टनसी के लिए माने जाते हैं, तो उनकी उस दिन की कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बोर्ड पर रन कम हो तो फिर अटैकिंग रवैया अपनाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव अप्रोच उनकी तरफ से दिखा कि जिस तरीके से रन लीक हो रहे थे, तो वो डिफेंसिव अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी स्लिप में कैच जाएगा। ये रन लीग के बारे में कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ के आई थी, सभी बैट्समैन क्या फील्ड सेट करी, तो उन्होंने हर बैट्समैन के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड सेट करी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये इंडिया वाले कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, अपना काम नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से काम कराता है नहीं? देखिए, पढ़ाई लिखाई और हर कोई मैच रीड करता है, प्रैक्टिकल में वो फ़र्क है। सपोर्ट स्टाफ बिल्कुल ही हर चीज़ के लिए तैयार करता है, इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब हमारे पास वो कहीं ना कहीं एक लैक होता है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही एक और लैक हमें देखने को मिला था पहले मैच में, और आखिरी मैच में भी वही देखने को मिला। जब शुरू में हमारे पास बोर्ड पर रन कम होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रहता है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेन बॉलर्स को रन मारे, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो रोहित शर्मा को फील्ड सेटिंग करने में बिल्कुल दिक्कत हुई। दिक्कत नहीं कहेंगे, वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने में लगे कि मैच को थोड़ा और आगे लिया जाए, आगे लेके जाए, और जिस तरीके से एक साइड से मार्नस लाबुशेन धीरे धीरे खेल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये भी मन में थी कि शायद ये बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं, मैच थोड़ा एंड तक जाएगा, तो उसके हिसाब से पहले बाउंड्रीज रोकी जाएँ। लेकिन दूसरी साइड से ही सेम ट्रेविस हेड जिस तरीके से मार रहे थे, वो एरियल रूट उन्होंने अपना रखा था, जो वो तरीका वो अपना रखे थे, वो उन्होंने कभी भी कमी ऐसा लगने नहीं दिया कि बॉल लास्ट में कम पड़ेंगी। उन्होंने काफ़ी सारी बॉल्स छोड़ी हुई थी कि आई जाइए आराम से रन मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ऐसा कुछ होता, उससे पहले भारत के हाथ से वो मैच निकल चुका था। ट्रेविस हेड ने 130 रन बनाए और वहीं से ही हो गया कि इंडिया ये मैच हार गया है। इंडिया मैच हारती है, फिर वो सीन जो अभी तक शायद कोई नहीं भूल पाया होगा कि रोहित शर्मा रोते हुए, उनके आंखों में पानी था, वो अंदर चले जाते हैं। विराट कोहली का वो सिराज और जसप्रीत बुमराह को कंसोल करना, वो सिराज को, और मेरे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अंदर ही चले जाते हैं, 1-2 को लोगों को शायद हाथ मिलाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तो आप भी रोए थे क्या? जैसे मैंने बताया आपको अभी कि मेरी क्या दशा थी, हर क्रिकेट प्रेमी की वही दशा थी। तो वो सारी चीज़ें तो देखिए कहीं ना कहीं है, एक भारतीय होने के नाते वो जज्बात निकल जाते हैं, और वो 11 लोग जो वहाँ पर खेल रहे हैं, वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं। वो फर्स्ट हैंड टच जो है वो उन्हीं के पास है, और सिराज का वो रोना कई भारतीयों के दिल तोड़ गया। और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से उन्हें कंसोल किया, वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन केएल राहुल का घुटनों के बल पे गिर जाना, जैसे ही वो शॉट लगा, पूरा शोल्डर्स डाउन, हेड डाउन, वो बहुत दिल, मतलब वो काफ़ी समय तक वो इमेज हमारे कहीं ना कहीं कंसाइंस में रहेगी। विराट कोहली का अपना चेहरा ढकना, छुपाना और चले जाना, शायद आंसू ही छुपा रहे थे। रोहित शर्मा का भी दिखा जिस तरीके से वो, हम लोग कब तक अपने आंसू
ऐसे ही छुपाते रहेंगे टीवी से। और इसी तरीके की चीज़ें हमें महेंद्र सिंह धोनी का वो 2019 के बाद वो एक आंसू दिखता है, वो चुभती हैं सारी चीज़ें, लेकिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम। आप देखिए, जब आप कोई खेलते हैं, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, आपको हार को झेलना आना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए कि क्या है। लेकिन जब 130 करोड़ जनता का साथ हो और वो उम्मीदें हों, तो उसका बोझ कहीं ना कहीं आपको लास्ट में झुका ही देता है। तो वो एकदम प्योर इमोशंस थे, और दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो ऐसा होता रहेगा, मैं चाहूँगा ऐसा आगे ना हो, लेकिन जब आप कोई खेल खेलते हैं तो कोई जीतता है, कोई हारता है। तो वो अलग बात है कि हम पिछले 10 सालों से लगातार हारने वाली कंडीशन में ही रहे हैं, लेकिन एक चैम्पियन टीम की तरह हम खेले हैं, और एक चैम्पियन टीम को हार को भी अच्छे से लेना आना चाहिए। रोहित शर्मा और विराट के लिए शायद ये आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप था, तो सबको लगा था शायद ये जैसे सचिन को वर्ल्ड कप जीत के एक ऑनर दिया था इंडिया ने, ऐसे ही विराट कोहली और रोहित के लिए ये होगा। और ख़ासकर मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ के लिए, वो कभी भी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन पाए अपने क्रिकेटिंग करियर में, तो शायद ही उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ विराट कोहली बनते हैं, 765 रन बनाते हैं, 2 शतक, काफ़ी अर्धशतक मारते हैं, मैं 7 अर्धशतक मारते हैं। मोहम्मद शमी 95 की एवरेज, इंपॉर्टेंट बात यह कि 95 की एवरेज विराट। मोहम्मद शमी 24 विकेट लेते हैं, 10 की एवरेज, 12 की स्ट्राइक रेट। सबसे ज़्यादा विकेट टेकर इंडिया से, और सबसे ज़्यादा जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए वो भी इंडिया से, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं जीत पाया। यही शायद क्रिकेट है। तो इंडिया वर्ल्ड कप एक और आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। 2014 में T20 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल तो सबको अब तक शायद कोई नहीं भूला है। और फिर 2 WTC फाइनल और रखिए 5 फाइनल 10 साल में। और सेमीफाइनल तो आप भूल ही जाइए, सेमीफाइनल तो पता नहीं 19 का, एक T20 का भी सेमीफाइनल, 15 का भी सेमीफाइनल, तो 2016 का जहाँ युवराज सिंह का वो। तो आप क्या कहेंगे कि क्या कारण है आपके हिसाब से कि इंडिया ऐसा एक चल रहा है कि इंडिया नर्वस हो जाती है, अच्छे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती है? तो आपके हिसाब से क्या कारण है कि इंडिया नॉकआउट मैच, हालांकि सेमीफाइनल में अच्छा किया, न्यूजीलैंड को एकदम डोमिनेट किया, लेकिन फिर भी हम टाइटल तो नहीं जीत पाए? एक वो चल रहा है कि मोहम्मद कैफ जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन मानता नहीं। उन्होंने कमेंट्री में वो पोस्ट शो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये मानता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, इंडिया ने इतना अच्छा खेला, मैं तो अभी भी इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन मानता हूँ, लेकिन टाइटल तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में अब क्या डिफरेंस है? पैसा, BCCI डोमिनेट कर रही है, पैसा की तो कोई कमी नहीं, स्किल की भी मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, तो क्या कारण है? देखिए, मोहम्मद कैफ एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए, उनके मानने ना मानने से फ़र्क नहीं पैदा होता। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी, और ये सच है, ये सच है। बाकी भारत में क्रिकेट एक रिलीजन है, बिल्कुल, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हम लगातार नॉकआउट्स में बाहर हुए हैं, ये एक नए चोकर्स बनते जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ज़्यादा सिंपैथी शेयर करेंगे तो ऐसा ही होगा। और मेरे को लगता है कारण, देखिए, पैसा तो है, हमारे पास पैसा बहुत है, कारण पैसा नहीं है, कारण खिलाड़ी नहीं है, हर चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। वो प्रेशर हैंडलिंग की ही बात है। और जिस तरीके से हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा क्या है जो इंडिया के पास नहीं है? कुछ ना कुछ तो होगा। आप ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी उठाकर देख लीजिए, सारे मैच चैंपियंस हैं, इंडिया के पास भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी कभी भी किसी अपने एक पार्टिकुलर डे पर, बायलैटरल सीरीज में सब चैंपियंस, बायलैटरल सीरीज में सब चैंपियंस हैं, हम देखते हैं इंडिया कोई बायलैटरल सीरीज जल्दी नहीं हारता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जीतना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रह गई है। और फाइनल्स में आकर इनका हारना एक बहुत बड़ा शॉक होता है पूरे देश के लिए। अब तो शॉक भी नहीं रहा, अब तो ऐसा लगा है कि अब तो आदत सी है ऐसे ही जीने में। और जिस तरीके से मैं कमी क्या ही गिनाऊँ इसमें,
कमी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंटेंट की है और वो डिटर्मिनेशन ग्रिट की है। जिस तरीके से हम देखते हैं जो ट्रेविस हेड चोट के बाद वापसी करी, और क्या वापसी करी। हमारे पास भी शुभमन गिल था, डेंगू से वापस आया, खेला, 2-3 अच्छी नॉक्स खेलें, लेकिन एक जो इम्पैक्टफुल पारी जो जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल के जाते हैं वैसी इम्पैक्टफुल पारी मेरे को लगता है नहीं दे पाए, या फिर दी भी उन्होंने तो वो कहीं ना कहीं विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ियों के बीच में छुप गई। सेमीफाइनल में उन्होंने एक अच्छी 80 रन की 79 पर खेल रहे थे तो उनको क्रैम्प्स आया और उनको बाहर बुला लिया गया। जब वापस गए तो फिर 1 रन उन्होंने उसमें जोड़ा, 80 रन की अपनी पारी खेली, कंप्लीट किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक लैक रहा हमारा। और जिस तरीके से वो फील्डिंग मैं कहूँगा, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर्स वाले मेडल इधर उधर दिए हैं, एक दूसरे को शेयर किए हैं, अच्छी फील्डिंग करें आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फाइनल्स में आके जो आपने कैचेस छोड़े यहाँ पर, और पीछे कैचेस ज़्यादा नहीं छूटे हैं लेकिन पीछे वो जो फील्डिंग में मैं कहूँगा थोड़ा लैक हुआ है कि सिंगल्स को डबल, फील्ड सेटिंग बढ़िया नहीं हो, और जो सिंगल को डबल दे देना और पीछे वो ज़बरदस्ती के वाइड्स एक्स्ट्रास देना, वाइड के हम चौके दे रहे हैं जी। आप 240 रन के जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे में, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें दिखा वो सब इंटेंट दिखा उनका, हर बॉल के पीछे भागना, वो चौके जो नहीं लगे, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली और केएल राहुल ने बीच में रन मारने की कोशिश नहीं करी या चौके मारने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने हर ओवर में ट्राई किया है लेकिन उन्होंने जाने ही नहीं दिए, आगे रोक लिया, अगर पीछे नहीं है तो भाग के रोक लिया। इंडिया की तरफ से वो कहीं ना कहीं कमी दिखती है। एक ऑस्ट्रेलिया को जो शुरू से माना जा रहा है फील्डिंग सुपर पावर, वो दिखा, वो क्यों है वो दिखा, उनका इंटेंट दिखा, उनका हर बॉल पे अपना डिटर्मिनेशन दिखा। इंडिया की तरफ से थोड़ा वो मेरे को लगता है लैक हुआ है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं चैम्पियन और रनर अप्स में डिफरेंस पैदा करती हैं। हियर आई वुड लाइक टू से कि हम कोई नहीं है कि जज करने वाले कि इंडिया ने ये अच्छा किया, ये इंडिया ने ये अच्छा किया, वो हमसे बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर खेलते हैं। हम तो यहीं स्कूल कॉलेजों में यहीं 200 मीटर लंबे छक्के मार लेते हैं कभी कभी, हम लोग कोई नहीं है उनको जज करने वाले, वो बहुत अपने अच्छे से उन्होंने बेस्ट दिया होगा। लेकिन एज ए फैन, एज ए 12th मैन, हमारा कुछ तो 0.1 0.0001% कुछ तो सही होगा। इसी से शायद बीसीसीआई पैसे लेता है, डोमिनेट बोर्ड बढ़ चुका है हमारी बदौलत, फ़ैन की बदौलत ही। तो हम तो बस थोड़ी बहुत बातें ही कर सकते हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट ही किया होगा, कोई वर्ल्ड कप नहीं हारना चाहता। शायद एज अ फैन से ज़्यादा तो वो 11 लोग चाहते होंगे कि हम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने बात करी कि क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन भाई तो अब भूलना ही पड़ेगा, अब आगे की शुरुआत करते हैं, और शायद इंडिया ने शुरुआत कर भी दी है। T20 वर्ल्ड कप तो अगले साल होने वाला है यूएसए में। कल हमने देखा यंगस्टर की टीमों ने 202 रन बनाए, शायद ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। शुरू में विकेट भी शायद जल्दी गिर गए थे इंडिया के, शायद 1 या 2, फिर भी इंडिया ने सूर्य कुमार यादव आए और रिंकू सिंह, फिर रिंकू सिंह बहुत हीरा कुछ भी कहिए आप, उनको जल्दी से टीम को बहुत अच्छा तराशा हुआ हीरा है। उसको जितना पॉलिश करेंगे आप उतना ही चमकेगा, और इंटरनेशनल जो इनको वो मिल रहा है, इंटरनेशनल मैचों का एक्सपीरियंस इनको इनके करियर में इनको आगे बहुत आगे लेके जाएगा। हालांकि फिर वही बात है कि सिर्फ T20 के ही खिलाड़ी हैं, इनको ODI के लिए थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है। हम सूर्य के लिए भी ऐसा ही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अपने फॉर्मेट का एक फॉर्मेट जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, उस फॉर्मेट में तो ये इनका कोई सानी नहीं है। दिखता है जो जिसके लिए उन्हें एज अ हिटर टीम में लिया गया है, और वो टाइम टू टाइम में प्रूव करते रहते हैं कि वो क्यों हैं, क्यों उस काम में वो बेस्ट हैं। एक गेंद पर 1 रन चाहिए था और उन्होंने छक्का मार दिया। हालांकि वो काउंट नहीं हुआ क्योंकि शॉन एबर्ट ने वो नो बॉल फेंका था और भारत वहीं पर वो मैच जीत चुका था, वो लीगल ड्रीव लेनी थी। तो उसके लिए भी एक अलग से एक्सप्लेनेशन है। आप हमारे आउटलुक पर जाकर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप प्रमोशन ना करें हमारे चैनल पर। तो
तो मैंने उसका एक एक्सप्लेनर लिखा है, पढ़िए वो। ये प्रमोशन का हम एडिट कर देंगे शायद से। तो रिंकू सिंह के फेवर में एक ये बात जाती है कि वो एज ए फिनिशर आए हैं। मतलब आप आईपीएल से जो भी प्लेयर आते हैं वो टॉप ऑर्डर, केएल राहुल आए टॉप ऑर्डर थे, ओपनिंग करते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन फिर उनको खेलना तो नीचे ही है क्योंकि टॉप ऑर्डर तो पहले शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली 3 के लिए फिक्स है। रिंकू सिंह के फेवर में जाते हैं कि वो एज ए फिनिशर आए और वहीं खेल रहे हैं और हमें उसकी ज़रूरत भी है। तो शायद रिंकू सिंह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा नाम होंगे। मैं नहीं कहूँगा कि वो एम एस धोनी के लेवल में जा, शायद चले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे। तो लगता है कि वो अच्छा करेंगे अगले आने वाले दिनों में। तो उम्मीद है वो अच्छा करते रहें और शायद थोड़े अपनी टेक्निक, थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करें ताकि वो ओडीआई में भी खेल पाए और शायद हम 27 के वर्ल्ड कप में उन्हें देखें। तो भाई एक ही डिबेट चल रहा है कि जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें रोहित विराट का क्या होगा उनके करियर। एक खबर आई कि पीटीआई के हवाले से खबर आती है कि सुबह कल या परसों की रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया है कि मैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा और शायद मैं वर्ल्ड कप वो T20 नहीं खेलूँगा। विराट कोहली का भी ऐसा कुछ है कि देखेंगे हम। फिर शाम को खबर आती है कि आईपीएल के बाद देखेंगे हम, आईपीएल होने के बाद रोहित विराट शायद खेलेंगे। तो ये कोई आईपीएल में आप इतने बड़े प्लेयर को देखोगे कि वो क्या करते हैं, उनको अभी नहीं पता है कि आपको कि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या है, उनकी उम्र क्या है, वो किस फॉर्म तो चलो आती जाती रहती है, लेकिन एक आईपीएल पे आप इतने बड़े प्लेयर को जज करेंगे, ये उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी उनके लिए? देखिए, आईपीएल जो अभी हमारी यंगस्टर टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में, इसमें मैं समझता हूँ कि सारे ही खिलाड़ी आईपीएल से लिए गए हैं और इसने ही हमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया। और खैर वहाँ पर हमें कुछ खास टकराव बहुत दूसरी तरफ से दूसरी टीमों से मिला नहीं, बहुत अच्छा किसी से कंपटीशन हुआ नहीं, तो वहाँ पर गोल्ड फिक्स था, वो हमें मिला। लेकिन आईपीएल के बिहाफ पर टीम शुरू से ही जज होती आई है T20 की, इसी वजह से हार्दिक पांड्या कैप्टन है, क्योंकि पिछले 2 सीजन्स में जो उनका गुजरात जायंट्स के साथ उनका जो रहा है, अभी ये खबर आ रही है कि वो एमआई में बैक होंगे वापस। क्रिक इन्फो की तरफ से ये भी एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है, इसके ऊपर जब भी कुछ भी ये भी जल्दी हमें सुनने को मिल जाएगा कुछ। और रोहित शर्मा गुजरात टाइटंस में जा रहे हैं, ऐसा भी खबर है शायद? अभी ये कंफर्मेशन नहीं है इसकी, अगर आती है तो वो तो हमारे फैंस को पता चल ही जाएगा तब तक। हमारे फैंस को नहीं, क्रिकेट फैंस को। क्रिकेट फैंस, हमारे फैंस जो भी लोग देख रहे हैं वो पता चल ही जाएगा। तो ये एक ट्रेड हुआ है, इन्फो की तरफ से ये खबर आई थी। खैर, तो आईपीएल की तरफ से ही शुरू से ही हमारी टीम डिसाइड होती आई है T20 की पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो। और रोहित शर्मा का कैप्टेंसी आईपीएल का करना भी उनकी 5 आईपीएल ट्रॉफीज़ उनके नाम हैं और उनकी कैप्टेंसी की वजह से ही उन्हें ये T20 की कैप्टेंसी दी गई थी विराट कोहली से लेकर। और अभी जल्दी में हाल ही में जो चेंज आया है, हार्दिक पांड्या को जो कैप्टेंसी मिली है, वो भी यही कारण रहा है। और अभी सूर्य कुमार यादव का इंक्लूजन एज ए कैप्टन, वो तो पता नहीं क्यों आया, उसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं कप्तानी करी नहीं है इससे पहले। लेकिन मैं समझता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बताया कि वो शायद अभी इस पे संशय है थोड़ा कि वो शायद इसको छोड़ेंगे या क्या होगा अपनी कप्तानी को। वो शायद इस टूर्नामेंट, इस फॉर्मेट से ही संन्यास लेंगे ताकि वो ज़्यादा फोकस कर सकें रेड बॉल पे और ओडीआई क्रिकेट पे। तो वो एक बहुत बड़ा झटका होगा भारत के लिए। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो अपनी पावर रेटिंग के लिए जाने जाते हैं और ओडीआई वो T20 में बहुत अच्छा सूट करते हैं ओपनर के रूप पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर रखा है। T20 क्रिकेट में उनके नाम 182 छक्के हैं, तो वो हाईएस्ट सिक्सेस हैं। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स के बाद अगर कोई खिलाड़ी इस फॉर्मेट से संन्यास लेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा उस फॉर्मेट के लिए। हालांकि विराट कोहली का मैं कहूँगा कि विराट, और जिस तरीके से हमारी नई टीम डोमिनेट कर रही है, हमें T20 में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी चेंज करने में, क्योंकि हमारे पास हर स्पॉट के लिए एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और ओवर द ईयर्स खिलाड़ियों ने ये प्रूव भी किया है आईपीएल में, और अब तो इंडिया के लिए भी, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी सबको मिल रहा है लगातार पिछले कुछ सालों से। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इनकी उम्र भी एक फैक्टर है। आईपीएल के बिहाफ पे जो आपने कहा उनको जज किया जाएगा,
वो एक ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। वो चीज़ नहीं होगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होने वाला है। ये लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें आगे खेलना है या नहीं खेलना है। ये बात सही है कि हम अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को आईपीएल के परफॉर्मेंस पे जज करते हैं, लेकिन हमने वो पिछले 10 साल में देखा है कि हम आईपीएल से प्लेयर लेते हैं, आई नो डाउट वो आईपीएल में लास्ट बॉल पे भी 6 मार देते हैं, जब नॉकआउट मैचेस में भी अच्छा करते हैं, फाइनल में भी अच्छा करते हैं, यंग प्लेयर अच्छा करते हैं, लेकिन तब बात आती है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, वही प्लेयर नॉकआउट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक सिंगल नहीं निकाल पाते हैं, वहाँ पर चौक कर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आईसीसी और आईपीएल के मैचेस में कितना डिफरेंस है। प्रेशर ही अलग होता है। आईपीएल के मैचेस में आपको 1-2 बॉलर डोमेस्टिक के मिल जाते हैं जो ढीली बॉल फेंक देते हैं, 1-2 ओवर में आपको वहाँ से रन मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट एकदम डिफरेंट ही एकदम अलग ही है। वहाँ पर सारे बॉलर आपको वर्ल्ड क्लास मिलते हैं। तो डिफरेंस तो है दोनों चीज़ों में, और शायद हमें अपने मेथड ऑफ सिलेक्शन को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम अच्छा कर पाएँ। तो बस जगदीश, हमारे मैनेजर साहब कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसी के साथ आपको कैसा लगा? यहाँ पर आपका पहला कोई पॉडकास्ट है यहाँ, तो आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? ये मेरा जीवन का पहला पॉडकास्ट है और अपने साथी मित्र रुपेश के साथ करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अपने सवाल काफ़ी अच्छे थे आपके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉडकास्ट फैलाएं ताकि लोग देखें और एंजॉय कर सकें। लाइक शेयर की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बिना कहने के लिए इसका। तो जगदीश ने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 में है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, ओलंपिक्स की भी बातें हो रही है कि इंडिया, विराट कोहली क्या ओलंपिक्स में खेलेंगे या नहीं, इस पर हमें बात करनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया कि शायद विराट कोहली का सपना पूरा हो कि वो गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के लिए अच्छा हो। शायद मेरा मानना है कि कभी MS धोनी कोच बने और वो मेडल लेके आए ओलंपिक्स में कोच के तौर पर। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया वर्ल्ड कप जीते, 2024 का वर्ल्ड कप जीते जो USA में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बताई जा रही है कि अभी संशय है कि इंडियन टीम वहाँ जाएगी या नहीं। पाकिस्तान भी ऐसा कह रही थी कि वो आएगी या नहीं इंडिया, लेकिन वो आई, लीग स्टेज में बाहर होकर चली गई, कुछ अच्छा नहीं किया। वहाँ से बाबर आजम की कैप्टनसी छीन ली गई या छोड़ दी गई, पता नहीं उनका क्या हुआ। वहाँ से खबरें ही पता नहीं कैसी आती हैं, उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। मैं इस पे कहना चाहूँगा एक चीज़ कि बाबर आजम की कैप्टनसी उन्होंने खुद छोड़ी है। उनसे कहा गया था कि ये आप या तो सिर्फ इस फॉर्मेट की छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो उनका ये जवाब था उधर से कि मैं करूँगा तो सब में करूँगा, वरना किसी में नहीं करूँगा। तो उन्होंने वो खुद से छोड़ी है, जो PCB की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, और किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए। और वो एक एसेट है पाकिस्तान का, और वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने नए कैप्टन्स, अभी जो चेंजेस आए हैं PCB के पूरे सेक्टर में, वहाब रियाज का नया सेलेक्टर इंट्रोड्यूस होना और मोहम्मद हफीज़ का डायरेक्टर, तो और शाहिन शाह अफरीदी का T20I कैप्टन बनना, सान मसूद का टेस्ट कैप्टन बनना, तो वो थोड़ा कुछ चेंजेस तो हैं जो देखना पड़ेगा अभी किस तरीके से वो काम करते हैं। हालांकि नए लोगों के साथ, नए चेंजेस के साथ हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट आगे इम्प्रूव भी करेगा। 2019 के वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल होता है, PM मोदी आते हैं, PM मोदी बाद में कंसोल करते हैं प्लेयर्स को, वो हमें इमेज आती है, एक वीडियो भी आई उनके चैनल पर। कई लोग कह रहे हैं कि ये एक उन्होंने प्लेयर्स को प्रेशर में डाल दिया, जैसे इसरो के चंद्रयान 2 लॉन्च के दिन डाला था। कई लोग कह रहे हैं कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो जाके ड्रेसिंग रूम में बातें करी, उनका हौसला बढ़ाए, वो एक काबिल तारीफ़ बातें थी। उन्होंने जो कही, जाहिर सी बात है प्लेयर का हौसला बढ़ा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि, मैं तो एज ए फ़ैन यही उम्मीद करूँगा कि रोहित विराट T20 वर्ल्ड कप खेले और वो जीते, उसके बाद वो कुछ डिसीजन ले कि हमें आगे क्या करना है। विराट कोहली चाहे तब तक खेल सकते हैं, उनकी फ़िटनेस का कोई तोड़ ही नहीं है। रोहित शर्मा का हालांकि कुछ कह सकते हैं, लेकिन T20 में तो उनका भी कोई तोड़ नहीं है। शायद सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट उन्हें सूट करता है वो है T20। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और हमें एक वर्ल्ड कप और मिलेगा
1983 11 के बाद शायद 27 का हमारा नंबर है कि हमें वर्ल्ड कप मिले। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। जगदीश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, अपने काम से ये आए। और ख़ासकर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये आए हैं, ये तब से बता रहे हैं कि टाइम की कमी है। तो जय हिंद, जय भारत, टीम ब्लू की जय हो। नमस्कार।